अच्छा जगह, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, अभी हम सबसे पहले बात करेंगे पेपर नंबर हमारा टैक्सेशन का न्यू सिलेबस में कौन सा है। 3 नंबर, ग्रुप 1 में। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं बेटा, ए और बी। एक है इनकम टैक्स और दूसरा है जीएसटी। ये भी 50 मार्क्स और ये भी 50 मार्क्स। जो कुछ लिखूंगा सब कॉपी पे कॉपी होना चाहिए, कोई भी आलस में नहीं रहेगा बेटा। अब आपका ना 30% हो गए हैं एमसीक्यूज। जानते हैं, हमें लगता है एमसीक्यू बड़े इजी है। एमसीक्यू इजी नहीं है, एग्जाम में सारे तोते दिख जाएंगे आपको। और हाँ, इस बार से एक चीज और नई स्टार्ट करेंगे हम, इस वजह से नया एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी बहुत सारी डिस्कस करेंगे। तो उससे क्या, हमारा ब्रेन खुलेगा। ठीक है, 30% एमसीक्यू है। अगर ये एमसीक्यू हमारे सही हो जाए तो बताओ, पास होने की संभावना बढ़ गई है ना। आपने क्या करना है, मैं हमेशा टैक्स जब भी स्टार्ट करता हूं एक बात जरूर कहता हूं कि इंडिया में दो तरीके के टीचर पाए जाते हैं। एक रट्टा एक्सपर्ट और एक लॉजिक। जानते हैं, ये जो रट्टा एक्सपर्ट है, हम 11-12 तक चीजों को रख लेते हैं। बल्कि एक बात है ना, सब लोगों से पूछ रहा हूं, जब 6-7 स्टैंडर्ड में आए थे आप, तब रटने की पावर कैसी थी? बहुत अच्छी थी। 9th में आए, थोड़ी सी कम हुई। 10th में आए, थोड़ी और कम हुई। और 12th में आए तो क्यों गई? लॉजिक लगाए इसके ऊपर कभी? कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ कि 12th आते आते हमारी रट्टे पावर खत्म हो रही है? क्या रीजन होगा? नहीं सर, नहीं सर, हार्मोनिकल चेंजेस। दिमाग इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। साइंटिफिक रीजन दिया है मैंने आपको। तो जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी दिमाग में 500 चीजें इकट्ठी होने लग जाती हैं। अब स्टडी की कैसे याद रखें? तो एक तरीका तो है कि भाई, रंचो वो कौन सा, चतुर रामालिंगम, कमरे में सब जगह टांग देता हूँ, चूरन खाऊंगा बाबा वाला और हर चीज रटूंगा, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, नहीं सर हर चीज का लॉजिक समझूंगा पहले और फिर रटूंगा। तो हमें क्या करना है, पहले लॉजिक समझना है, देन रटने की कोशिश करिए। रटा तो मैं 1 मिनट में दूंगा, क्लास खत्म होगी तुम सब रट के जाओगे यहाँ से। ठीक है साहब, चलिए। तो बेटा हमें लॉजिकली समझना है, और लॉजिकली समझना है तो हमें यह समझना है कि सर आप हमें आज पढ़ाने जा रहे हो जीएसटी। इसकी फुल फॉर्म जब जानते हैं, शुरू में जीएसटी आया था तो लोग कैसे लिखते थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये लिखते थे लोग। बाद में लोगों को समझ आया नहीं यार, ये तो सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर ये कब आया था हमारा? इस डेट को आया सर। अब देखिए, किसी भी एक्ट को समझना है, देखिए लॉ पढ़ने का तरीका यही है। इनकम टैक्स, जीएसटी, टोटली लॉ। जो फाउंडेशन में लॉ पढ़ी थी ना, वैसे ही लॉ है। अब आपने समझना है कि लॉ पढ़ाया कैसे जाता है, पढ़ता कैसे आदमी। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया, तो मुझे बताओ क्या यार, जीएसटी आया तभी से टैक्स लगना शुरू हुआ हिंदुस्तान में? लगता था ना उससे पहले? पक्का? अच्छा, हमारे देश में टैक्स कब से लगा होगा? इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा ना, तो 1860 में इनकम टैक्स लग गया था इंडिया में। अंग्रेजों ने लगा दिया था हमारे ऊपर। लेकिन सही मायने में देखिए, हम लोग आजाद कब हुए और हमारा संविधान कब बना बेटा? देखो, मैं बना शब्द गलत बोल गया। सर चेयर ले लो बराबर से सर, वाले रूम से चेयर ले लो और यहाँ आ जाओ आगे। हाँ जी सर, ये इस डेट को लागू हुआ था। कब बना था बताइए? नहीं, 26/11/1949 को बना था। यहाँ आ जाओ बेटा ऐसे। सर ये बताओ, जब ये 1949 को बन गया था, तो 2 महीने बाद लगाने का क्या मतलब था? ये बात पता है नहीं पता आपको?
बस मुझे एक बात का थोड़ा सा दुख रहता है कि कांग्रेस फैमिली ने सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाया। हर जगह नेहरू जी, गांधी जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अब कुछ दिनों बाद राहुल गांधी भी आ जाएंगे, सोनिया गांधी भी आ जाएगी, अगर पावर में आए तो। सच्चाई ये है। ऐसे बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं। 19 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने रावी नदी पे अपना झंडा फहराया था, नेशनल फ्लैग। उससे पहले पूर्ण स्वराज का दावा स्टार्टिंग की थी किसने, नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी जी ने, एक पोइट थे, उन्होंने दिया था कि हम यार पूर्ण स्वराज लाके रहेंगे। 19 दिसंबर 29 को नेहरू जी बोले कि नहीं लाएंगे, और 26 जनवरी 1930 को डिसाइड कर लिया, डिक्लेयर कर दिया कि अब तो पूर्ण स्वराज लाके रहेंगे। क्योंकि 26 जनवरी को डिक्लेयर किया था, इसलिए वेट किया कि हमारे देश का कानून आ रहा है, इसे भी हम उसी दिन लेके आए जिस दिन हमने डिक्लेयर किया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में कानून आया। अब सवाल ये आता है सर, ये कानून आया तो इसका मतलब क्या है? आपने सुना होगा नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों सुना भाई? देश का कानून है, और कोई भी लॉ बनेगा ना, कोई भी लॉ, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होगा नहीं बन सकता। इसका मतलब 1950 में जब 26 जनवरी को हमारा कानून आया था, बनाया किसने था ये? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कमेटी ने बनाया, एंड ड्राफ्टिंग बाई ऑनरेबल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उस समय जब ये बना था, तो उन्होंने अगले कुछ सालों को ध्यान में रखते हुए बनाना शुरू किया कि हमारे देश में क्या क्या होगा, तो हमें क्या क्या करना है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी नहीं विजुलाइज कर पाए। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मोबाइल चलेंगे हमारे देश में, सोचा था? तो भाई साहब, जब ये आया तो इसमें सारी चीजें डाल दी गई। हमें बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी के लिए पढ़ना है या अपने सीए के लिए पढ़ना है? तो हम क्यों जाए कॉन्स्टिट्यूशन में? ज्यादा जितने काम की बात है वो पढ़ लेते हैं, है ना? वो काम हम खान सर के लिए छोड़ देते हैं। कल खान सर की एक वीडियो मैंने देखी, टैक्स पढ़ा रहे थे। मैंने देखा, मैंने कहा भाई इतना इंटेलेक्चुअल आदमी है, पढ़ना चाहिए मुझे कि क्या पढ़ा रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनके यूट्यूब पे लिखा, मैंने सर आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज टैक्स मत पढ़ाओ। और 1 मिनट बाद वो डिलीट हो गया मेरा यूट्यूब से कमेंट। देख रहे हैं आप कितनी जबरदस्त आईटी सेल है। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, सबकी आईटी सेल मस्त एकदम बिंदास, कोई भी नेगेटिव चीज एक सेकंड के लिए नहीं रहनी देगी। वो कह रहे हैं, जिन्होंने मुझसे इनकम टैक्स पढ़ा होगा उन्हें पता है कि भाई, वो कह रहे हैं खर्चे पर्सनल माइनस करने के बाद जो बचा उस पर टैक्स लगाओ, और पर्सनल खर्चे की डिडक्शन ही नहीं मिलती इनकम टैक्स। पढ़ लेना, सर का वायरल हो रहा है इस समय वीडियो। और भाई साहब, अंधभक्त यहाँ भी कहूंगा, अंधभक्त बहुत सारे हैं। खान सर यू आर द ग्रेट, अबे पढ़ तो लो, बोल क्या रहे हैं? सही तो बोलो। अब मुझे नहीं पता ज्योग्राफी के बारे में, नहीं बोलूंगा मैं, या मैं बोलूंगा ऐसा होता होगा यार, मेरे को तो ऐसा सुना होगा। तो साहब, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आपने कोई लॉ पढ़ा है भी? हाँ, फाउंडेशन में पढ़ा है सब। सेक्शंस होते थे, ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है पता है? आर्टिकल्स। क्या होते हैं? बेटा, आर्टिकल 246 में क्या है? सेवेंथ शेड्यूल है बेटा, सेवेंथ शेड्यूल। और इसमें क्या है? 3 लिस्टें। सुना है किसी ने लिस्टों के बारे में? बताओ कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, वेरी गुड। दूसरी स्टेट लिस्ट, बहुत बढ़िया, कौन करेंट लिस्ट। अब ये भी पता है ये होती क्या क्या है इसमें? चलो बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला है मोनिका ने। सर, यहां पर कोई लॉ बनेगा तो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां स्टेट गवर्नमेंट, और यहां सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों? सुन लो ध्यान से। इस लिस्ट में बहुत सारे मैटर्स अवेलेबल है, और इन पर लॉ बनाने का, जैसे यूनियन लिस्ट में अगर कोई बात लिखी हुई है, इसमें टोटल 97 एंट्री है। एंट्री का मतलब सर, जैसे मैं आपसे कहूँ भाई एक लिस्ट बना लो किसी चीज की, तो आप क्या हो, 1 2 3 4 5 6, सर इतने लोग थे या इतना ये था, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? या मैं कहूंगा चलो यार एक काम करो, आज
पार्क में चलते हैं और पार्क में गिनते हैं कितने पेड़ हैं, तो 1 2 3 4 गिनोगे ना कि सर 1 नंबर इसका पेड़ था, 2 नंबर इसका था, ऐसा होगा ना। आजकल यही कर रही है हमारी दिल्ली सरकार, पेड़ों पे नंबर डल रहे हैं सब जगह। तो यूनियन लिस्ट में क्या है, आपके सीरियल नंबर्स अवेलेबल है, 1 से लेके 97 में मैटर है, आप उनके रिगार्डिंग कोई लॉ बनाना चाहते हो तो पार्लियामेंट लॉ बना देगा। लेकिन समस्या क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाएगी तो उसके पास 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब तक दोनों में से कानून नहीं निकलेगा, लॉ नहीं बनेगा। पहले इंपॉर्टेंट। स्टेट से रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, वो कहां बनेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और यहां वाले में ऐसे मैटर्स अवेलेबल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना दे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट। बोलो इतनी बात समझ आ रही कि नहीं। लेकिन अगर बताओ दोनों में अगर किसी बात पर डिस्प्यूट हो जाए तो फिर किसकी बात मानी जाएगी। फिल्म गदर देखी थी, क्या डायलॉग था उसमें, बाप बाप रहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। बात क्लियर है बच्चे, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आती है कि सर देखो बेटा, मुझे अब तुम्हें पुराने लॉ में लेके जाना पड़ेगा, फर्स्ट एरा टैक्स बताना पड़ेगा, सेकंड एरा टैक्स बताना पड़ेगा, फिर थर्ड एरा पे लेकर। आज मैं यहाँ से यहाँ तक चलूंगा, बहुत ध्यान सुनना है, और जहां भी कंफ्यूजन क्रिएट हो प्लीज मुझसे जरूर पूछना है, ठीक है जी। फिर मुझसे जरूर पूछना है। सर यहां पर कानून कौन कौन से हैं सर, यहाँ पर सर एक एक्साइज का कानून है, एक सर आपका सर्विस टैक्स का कानून है, ये एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी। यहां पर कौन कौन से कानून, सेल्स टैक्स और वैट। वैट सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। आप बताइए ईमानदारी से, खर्चे किसके ज्यादा होते होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा खर्चे होते होंगे पक्का। तो उसका पूरा देश है, पूरे देश पे टैक्स लगा सकती है। और स्टेट गवर्नमेंट किस पे टैक्स लगाएगी, सिर्फ अपने स्टेट पर। बात समझ आ रही है। अब देखिए यहां पर क्या है, एक्साइज ड्यूटी क्या थी, ये कैसे आया, एक्साइज ड्यूटी होती क्या है। देखिए एक बात आइए, हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया, हम आजाद हुए, अब बताइए हमें अपना डेवलपमेंट करना है कि नहीं करना है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए सब चीजें अप टू डेट होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, उसके लिए पैसे कहां से आए। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि भैया ऐसा करो, टैक्स लगाओ, और टैक्स लगा के पैसे आएंगे और उससे हम क्या करेंगे, लोगों का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है सर। जानते हैं अपना देश बिल्कुल हाथी की तरह है। आपने कभी हाथी को उठते हुए देखा है, कैसे लिथार्टिक एकदम लेजी तरीके से उठता है। फिर चलते हुए देखा है, आराम से चलता है। लेकिन जब वो फॉर्म में होता है तब देखा है उसे चलते हुए, देखा है ना। देश हमारा ऐसे ही है, टाइम लगेगा भागने में, लेकिन जब भागना शुरू करेगा रुकेगा नहीं। और आज वही स्थिति हो रही है, भागना शुरू हो गया है इसका। हर तरफ आप देख रहे हो क्या स्थिति हो रही है हमारे देश की, दैट्स द रीजन। तो अब बात आती है सर सेंट्रल एक्साइज क्या होती है। देखो जी हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप इंडिया में कुछ भी मैन्युफैक्चर करिए, कुछ भी बनाइए, कुछ भी बनाइए, हमें आपसे क्या चाहिए, टैक्स, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, कुछ भी नाम। तो बजाय 2 नाम देने के उन्होंने एक नाम क्या दिया, एक्साइज ड्यूटी। लेकिन समस्या आती है कि एक्साइज ड्यूटी क्या हर प्रोडक्ट पे लगेगी, सर बिल्कुल लगेगी, लेकिन उसकी 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर, कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन है कि मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है मार्केटेबल एंड मूवेबल भी होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटेबल और मेंशन इन सीटा, देन दिस विल बी कॉल्ड एक्साइजेबल गुड्स। और इस पर क्या लगाएंगे हम, ड्यूटी। सर मैन्युफैक्चरिंग से मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से मतलब क्या है सर, 3 बातें जिसमें हो जाए वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। चेंज इन यूज, चेंज इन नेम, चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक।
सर कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब बताइए इस पेन को बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता हुई होगी? प्लास्टिक दाने, है ना? फिर इसकी रिफिल भी कुछ अजीब सी पता नहीं किस चीज की है, राइट? तो ये सब पहले रॉ फॉर्म में थे, तो प्लास्टिक दाना था पहले, क्लियर? इसके बाद ये क्या बन गया? पेन। नाम चेंज। क्या हम मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं? सर कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम एक्साइज गुड्स नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं, ड्यूटी लगेगी नहीं वो बात की बात है। दूसरा एग्जांपल, आप देखते हो घर में मम्मी रात को दूध से दही जमाती है, जमाया कभी? है धीरज, दूध से दही जमाया है? अच्छा, अब बताओ जरा, दूध की फॉर्म क्या है? लिक्विड। यूज क्या है? चाय। करेक्टरिस्टिक लिक्विड था, और नाम क्या था? दूध। तीनों चीजें अलग थी, अब दही बन गया, नाम बदल गया। करेक्टरिस्टिक में सेमी सॉलिड हो गया, और बताइए यूज, चाय बना सकते हो, क्या बनेगी? लस्सी भी बनेगी, है ना? बोलो हाँ, है ना? चलिए सर, सर ये मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यस सर मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। ईमान देता हूँ, आप में से किसकी मम्मी एक्साइज डिपार्टमेंट में गई और बोली ये लो जी ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लो, मैंने तो मैन्युफैक्चरिंग कर दी। सबके भाई घर में दूध से दही जमा ना, मैन्युफैक्चरिंग हुई ना? किसी की मम्मी गई देने? नहीं। क्यों नहीं गई सर? क्यों सर मार्केटेबल क्यों नहीं है? आप हलवाई की दुकान पे जाइए, भूल जाइए अमूल वगैरह, हलवाई की दुकान पे बोले 1 किलो दही दे देगा कि नहीं देगा? मूवेबल भी है, दही पकड़ के ले जाओ कहीं भी। हाँ, ये कौन बोला? ये वरुण बोला। मेंशन इन सीटा, सर ये सीटा क्या है? सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा। एक है सेंट्रल एक्साइज एक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सारी बातें उसमें लिखी हुई है, तो यहाँ पे भी सारा लॉ के भाई एक्साइज क्या है, कैसे क्या क्या होगा सब। और एक केवल रेट के लिए एक्ट बना दिया, इतना मोटा रेट के लिए, मतलब सर पेन बनाएगा तो इतना, चश्मा बनाएगा तो इतना, मोबाइल बनाएगा तो इतना, कैमरा बनाएगा तो इतना। सर इतनी सी सारी चीज लिखी हुई है इसमें आज। तो सर हमें याद कैसे होंगी? जिसने एक्ट बनाया उसे याद नहीं है, मुझसे पूछो मुझे याद नहीं है। तो सर ये कैसे चलता होगा? कुछ नहीं, तुमने डिसाइड किया मोबाइल बनाना है, जाओ कंप्यूटर में सीटा खोलो, देखो भाई मोबाइल कहाँ पड़ा है, अपने आप सामने आओ, इतना रेट, खत्म, टेंशन खत्म। तो ये चीजें याद नहीं रह सकती। तो कहने का मतलब ये है कि सर ये जो दूध से दही बनाया था, ये सर मैन्युफैक्चरिंग थी, मूवेबल मार्केटिंग था, बट वाज नॉट मेंशन इन सीटा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट लायबल टू टैक्स, इसलिए मेरी मम्मी टैक्स देने नहीं गई। तो सर एक बात बताओ, जो अमूल अमूल मस्ती दही आता है वो, दैट इज लायबल टू एक्साइज। सर बात तो एक ही है, लायबल टू एक्साइज कैसे कर दिया आपने? सर ध्यान से सुनना, सीटा में लिखा है पैक्ड फॉर्म में, पैक्ड फॉर्म में। अब बताओ अमूल मस्ती पैक्ड फॉर्म में है कि नहीं? सर फिर तो मेरा एक सवाल है मन में आ रहा होगा, सर हलवाई के पास गया मैं, मिला भाई 1 किलो दही दे दिया, और मैंने कहा ढंग से पैक कर दियो भाई, फैल ना जाए। उसने बोली, और ऐसे करके उसके नीचे लगा के पैक करके दे दी। सर इस पे लगना चाहिए? देखो लॉजिकली तो लगना चाहिए, लेकिन पकड़ोगे कैसे, कौन से हलवाई से लेके आए हुए? लेकिन सर अगर वो हलवाई अपने नाम की पन्नी छपवा के बैठा हुआ है, रास्ते में एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया, बोले और भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? बोले दही लेके आए हो। दिखाना। अच्छा रामलाल हलवाई, फोटो क्लिक कर दी, उसे भेज दिया, अब रामलाल हलवाई के पास पहुंच गया, लगावे हाँ, क्या इन्हें कुछ नहीं करना होता, इन्हें पैसे लेने होते हैं बस। लेकिन एज पर अगर लॉ वो पावर यूज करे तो इस बंदे का एक्साइज में रजिस्ट्रेशन करवा दे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा हम टेलर के पास जाते हैं, आजकल तो सब रेडीमेड पहन रहे हैं, पहले जाते थे हम लोग, कपड़ा ले गए पेंट का शर्ट का, अब पेंट शर्ट का कपड़ा दिया, बताओ उसने शर्ट पेंट बना दी, मैन्युफैक्चरिंग हुई कि नहीं हुई? सर मूवेबल मार्केटेबल भी है, लेकिन टेलर पे कभी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती थी। लेकिन सर अगर वेनोसन की शर्ट खरीदूं तो, आप अपने आप को एक्साइज ऑफिसर बना के देखो, एक खाली पन्नी में दही लेके जा रहा है, क्या पकड़ोगे? प्रूफ है क्या? लेकिन अगर छपा हुआ है तो लॉजिक ये है। क्लियर? चलिए, तो एक्साइज इज क्लियर, जिसमें ये तीनों बातें होंगी बेटा, वो क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी लगेगी उसके ऊपर,
तीनों, और एक भी बात कमी रही तो एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। ये फर्स्ट एरा टैक्स था। ओके सर। बेटा दूसरे नंबर पे मैंने कौन सा लिखा हुआ है, पहले सीएसटी की बात कर लेता हूं, फिर सर्विस टैक्स। सीएसटी का मतलब होता है बेटा, किसी को फुल फॉर्म पता है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। सर अभी थोड़ी देर ऊपर आपने लिखा है ये सेल टैक्स और बैट। अब सर इसको आप यहां पर रख रहे हो, ये तो बात समझ नहीं आई सर, बहुत ध्यान सुनना, अभी लॉजिक समझ आएगा। सर मेरी बात ध्यान सुने, सेल टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है सर। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, एक घर में 4 बेटे हैं, चारों आपस में लड़ रहे हैं, शाश्वत चारों आपस में लड़ रहे हैं, कौन की जिम्मेदारी है कि उनके बीच लड़ाई ना हो? पापा। मम्मी के हाथ से निकल जाता है तो किसके हाथ में जाता है वो, है ना? तो पापा बीच में आएंगे। अब देखिए होता क्या था उस समय, सीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी लॉजिक समझे आप। दिल्ली से माल आपने कहां भेजा, पहले बताओ, क्या विद इन दिल्ली का मामला है? दो स्टेट मतलब कई स्टेट निकल के जाएंगे, जरा बताओ कौन बताएगा दिल्ली के बाद सबसे पहला स्टेट कौन सा है? हरियाणा। चलो जी हरियाणा, इसके बाद यूपी, मथुरा आएगा ना? देन नहीं, यहां से निकाल, फरीदाबाद पड़ेगा पहले। नहीं आप तो अब उसकी बात कर रहे हो ना, हम तो बस ट्रेन से जाते हैं। ठीक है जी। यूपी के बाद एमपी, और महाराष्ट्र, मतलब मुंबई पहुंच जाएंगे आप, ठीक है। अब देखिए क्या होता था, आपने देखा रास्ते में जब कोई ट्रक वगैरह जा रहा होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला, "ए, रुक", क्या करता होता है वो? ट्रैफिक पुलिस वाला कहता तेरे पे हमारे स्टेट में आने का परमिट था? अब भाई साहब मान लो उस ट्रक वाले पे परमिट नहीं था, अब ट्रैफिक पुलिस वाले को मौका मिल गया, अब वो क्या कहेगा? देखो, है ना? तो ऐसे ही क्या होता है बेटा, जैसे ही दिल्ली से माल बिका तो दिल्ली सरकार कह रही लाओ जी हमें पहले टैक्स दो, हमारे यहाँ से माल बिक गया। अब हरियाणा सरकार में रास्ते में रोक लिया, बोले कहाँ जा रहा है, बोले मुंबई, बोले हमारे रूट से ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा, ला हमें भी दे। और भैया जिन जिन के रूट से निकले सबने टैक्स मार दिया। अब बताओ यही माल दिल्ली के कस्टमर को सस्ता, और मुंबई के कस्टमर को एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस टैक्स, महंगा है सस्ता? तो बताओ कौन घाटे में रहा? देखो नाम में क्या लिखा है, कस्टमर, मर, है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टैक्स था यहाँ पर ये सारे स्टेट अपनी मनमानी करते थे, इसको हम बोलते थे नेक्सस थ्योरी। नेक्सस का मतलब रिलेशन, अगर कहीं भी रिलेशन बैठ गया तो टैक्स ले लिया जाएगा, पकड़ लिया साहब। अब हुआ क्या, जो कस्टमर मुंबई वाला था बोले भाई साहब क्यों मार रहे हो हमें, अरे कुछ तो करो, एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आनी आनी है, आपने देखा वो ब्रेड पे 2 रेट लिखे होते हैं, 20 रुपया दिल्ली, 22 रुपया बाहर, है ना? कुछ ब्रेड वालों ने अब हटा दिया ये कल्चर, कुछ कह रहे नहीं जी 20 का अलग 22 का अलग, उसका लॉजिक आने वाले समय बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए सर, तो सर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होने देगा। बोले क्या करेंगे, बोले जहां से माल बिक रहा है बस वो गवर्नमेंट टैक्स ले ले, और बीच में ये जितने भी लोग हैं ये कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। अब बताइए टैक्स के हिसाब से माल सस्ता हुआ महंगा, गवर्नमेंट ने ठीक किया। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या हुई थी गवर्नमेंट ने उस समय, गवर्नमेंट ने कहा जी भाई हम अलग अलग स्टेट में अपना डिपार्टमेंट नहीं खोलेंगे, जो लोकल डिपार्टमेंट है वहां के सेल टैक्स कलेक्ट करने वाला, उसी की जिम्मेदारी है कि तू टैक्स लगा, कलेक्ट कर और अपने पास रख ले। बड़े खुश हुए भाई साहब। अब सरकारों ने क्या किया, टैक्स लगाया, कलेक्ट किया और रख लिया। अब आप बताओ, आप सबसे मैं कहूंगा भाई ऐसा टैक्स रेट अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, ये टैक्स तुम्हें लगाना है, कलेक्ट और रिटर्न करना है, तो कोई 4% लेगा, कोई 5%, कोई 10%, ऐसा होने लगा। फिर गवर्नमेंट बोली नहीं भाई ये हम थोड़ा सा गलत लॉ बना गए, अब हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, लेवी किससे करवाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और कलेक्ट एंड रिटेन वही स्टेट गवर्नमेंट जिसने माल जिससे बिका है। और ये इन्होंने गलती क्या कर दी, यहां में लॉ में चेंज लेके आए रेट्रोस्पेक्टिवली। अब इसका इफेक्ट क्या है, ध्यान से सुनना, देखो छोटी छोटी चीजों का इफेक्ट क्या आता है। रेट्रोस्पेक्टिव लेके आए जब से एक्ट बना तब से। तो अब जरा बताओ, अगर रेट्रोस्पेक्टिव है तो इसका मतलब लेविड बाई
सीजी होना चाहिए, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव हुआ क्या था, एससी। पक्का। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने जैसी अमेंडमेंट किया तो जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए थे लगा के, सब इलीगल हो गए। और हिंदुस्तान के सारे व्यापारियों ने बोल दिया अब नहीं देंगे तुम्हें। स्टेट गवर्नमेंट, तुम्हें हिम्मत क्या थी, तुम तो पुराना लौटाओ, तुमने गलत दिया है। ऐसी स्थिति में हमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी की याद आती है। वैसे तो बेचारे वो चुपचाप ही बैठे हैं, रबर स्टाम्प ही होते हैं हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी। उन्हें लगा कि यार स्टेट गवर्नमेंट से कहा भाई लौटाओ पैसे, करे जी हम पे हम तो खर्च कर चुके। होता है यार, खर्च हो ही जाते हैं। तो फिर राष्ट्रपति जी ने कहा कि जो ये लॉ बना है, रेट्रोस्पेक्टिव में इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू निरस्त करता हूं, और प्रोस्पेक्टिवली ये लगेगा। फर्स्ट क्लास चल। कब तक, जब तक जीएसटी नहीं आई, लगभग 60 साल के आसपास। ठीक है सर। तो ये जो लगा टैक्स, वो किस सेल के लिए बेटा, इंटरस्टेट के लिए। उस पर क्या लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं पता है, क्योंकि जैसे ही मैं जीएसटी में स्विच करूंगा तो तुम्हें बेस समझ आ जाएगा, अच्छा ये हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनना। सर अब क्या है, अच्छा ये जानते, इसकी एक और कहानी थी सीएसटी की। हमारे अंबेडकर साहब ने विजुलाइज नहीं किया था कि आपस में ऐसे स्टेट लड़ेंगे और सीएसटी जैसे एक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर दोस्त, इसका संविधान में कहीं पे जिक्र ही नहीं था। और अगर जिक्र नहीं होता भाई साहब, तो आप लॉ नहीं बना सकते। सर लॉ तो बनाए, तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ेगा, अमेंड। और अमेंड करके बेटा इसमें एंट्री इंसर्ट की गई थी 92A। और 92 एंट्री इंसर्ट की, तो इसका मतलब ये जो मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए लॉ बन सकता है कि नहीं बन सकता, और लॉ बना दिया गया। फर्स्ट क्लास चला, कोई दिक्कत। फिर बात आई सर्विस टैक्स की। अब ये क्या है, आपको पता है हमारे देश में फाइनेंस रिफॉर्म किसने किया था, बहुत जबरदस्त। कौन सी जोड़ी थी, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की, नरसिम्हा राव साहब और मनमोहन सिंह साहब। इनको जय वीरू की जोड़ी माना जाता है। ठीक है सर। अब आप एक बात और बताओ, जैसे कोई हम पे बम फोड़ देता है, हम किसी को पीट पाट देते हैं किसी कंट्री को, तो वो कहां जाके गुहार लगाता है, यूनाइटेड नेशंस में, जो किसी काम का नहीं है, है ना। लेकिन अगर ये फाइनेंशियली लड़ाई हो इंटरनेशनल, तो वो भी तो किसी कोर्ट में जाएगी कि नहीं जाएगी, कहां जाती होगी बताइए, व्यापार से संबंधित कहां जाती होगी। दोनों ने सही बोला है, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक। डब्ल्यूटीओ मेन। अब 90s के दौर में डब्ल्यूटीओ ने नरसिम्हा राव साहब को बोला कि भैया क्या कर रहे हो तुम यार। बोले सर क्या कर रहे हैं, बोले आपके देश में किसी भी देश से कुछ इंपोर्ट होता है, मतलब हमने किसी देश से इंपोर्ट किया, उस पर इतनी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी आप लगा देते हो, इतनी हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हो कि वो आइटम बहुत महंगा हो जाता है। इसका मतलब आप चाहते क्या हो, कि देश में इंपोर्ट हो या ना हो। और एक्सपोर्ट में तुमने कहा जी कोई ड्यूटी नहीं है, भेजो जितना भेजना है बात, तो चालाकी सारी आप ही के पास है। डब्ल्यूटीओ ने बोला सारी चालाकी आप ही के पास है, बोला हम है कुछ। तो उस समय इन्होंने बुला लिया, बोले भाई साहब ऐसा है, अगर आप इस तरीके से किसी इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा के महंगा करोगे, तो तुम जो माल बाहर भेज रहे हो, तो वो भी तो अपने इंपोर्ट ड्यूटी लगा के माल महंगा करेगा। तो कुल मिला के असर किस पे आएगा, कस्टमर पे। तो यार ये पब्लिक वेलफेयर में चीज सही नहीं, आप एक काम कीजिए, कस्टम ड्यूटी को खत्म कीजिए, कस्टम ड्यूटी को खत्म कीजिए। दोनों ने मीटिंग की अपनी बढ़िया से, एक्सपर्ट से डिस्कस किया और वादा कराए कि हम 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से कस्टम ड्यूटी हटा दें। अब एक बात आइए, कोई एक ऐसा टैक्स जो बहुत अच्छी मात्रा में कलेक्ट हो रहा है, आप उसे 1 अप्रैल 2010 से बंद कर देंगे। अब आप नहीं कहेंगे भाई हमें ये नहीं चाहिए, तो बताइए आपके एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर आपको उस समय क्या करना पड़ेगा बेटा, कोई ना कोई इसका भाई तैयार करना पड़ेगा। तो तैयार किया गया, मनमोहन सिंह साहब की निगाह पड़ी। देखो अंबेडकर जी ने कभी नहीं सोचा था कि लोग सर्विस के बदले पैसे लेंगे हमारे देश में, नहीं सोचा था।
इसलिए सर्विस टैक्स की जिक्र नहीं किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्विस टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा था। मनमोहन सिंह साहब विजुलाइज कर गए कि बोले यार आने वाले समय में देश में सर्विस जबरदस्त चलेगी, और चल रही है। 90s के दौर में हो गया था शुरू, सर्विस के बदले पैसे, सीए सर्विस दे रहा है पैसे लेगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं सर्विस दे रहे हैं पैसे ले रहे हैं, हर जगह सर्विस की जगह पैसे शुरू हो गए थे। तो सिंह साहब ने करा कि एक काम करते हैं यार, हिंदुस्तानियों पे क्या लगाते हैं, सर्विस टैक्स लगाते हैं। और 1 अप्रैल 2010 का हमने वादा कर दिया है, अभी 93 94 चल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, अभी से इसको शुरू करते हैं, और उस समय तक जाते जाते सर्विस टैक्स बड़ा हो जाएगा, इसको हम हटा देंगे तो रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सोचा उन्होंने। अब ये करना है तो क्या करना पड़ेगा साहब, सर्विस टैक्स आप लगाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, कुछ तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो सर इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया। बहुत बढ़िया सर, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एंट्री इंसर्ट की 92C, ये सीएसटी के लिए थी और ये सर्विस टैक्स के लिए। अब बताओ 92C कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया कि नहीं बन गया? इसका मतलब सर्विस टैक्स एक्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है ना। देखिए सब क्या हुआ था उस समय, ध्यान से देखना। एक होता है फाइनेंस एक्ट, आपने सीनियर से एक बात सुनी होगी यार, इनकम टैक्स तो बदलता रहता है, बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अमेंडमेंट आते रहते हैं। सर इनकम टैक्स बदल जाएगा, ये शब्द गलत बोलते हैं। इनकम टैक्स 1961 से अभी तक वही चल रहा है, और जीएसटी भी 2017 से वही चल रहा है। एक्ट का नाम भी क्या है कि नहीं? जी सर। तो हर साल चेंज क्या होता है, वो होता है फाइनेंस एक्ट। आपने सुना है हर साल क्या आता है, और बजट में क्या क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? बताओ। देखो, पैसे कहां से आएंगे, इनफ्लो पता चल गया। खर्च कहां करेंगे जी, हेल्थ पर। और कहां करेंगे जी, और किस पे करेंगे जी, डिफेंस। और किस पे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, और बहुत सारी चीजें। बजट का एक छोटा सा पार्ट होता है फाइनेंस एक्ट, बहुत छोटा सा। जबकि हम हिंदुस्तानी क्या समझते हैं, बजट का मतलब इनकम टैक्स और टैक्स नहीं, ये छोटा सा पार्ट है। आप देखना यहीं पे चलाऊंगा मैं आपके सामने बजट, जब बजट आता है तो मैं चलाता हूँ यहाँ पर। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं बोलेगा फाइनेंस मिनिस्टर इनकम टैक्स और जीएसटी के ऊपर, निकल जाएगा। अब सर होता क्या है, आपने सुना होगा एक बात और। अब देखो, आज तारीख हो गई 18, 1 फरवरी को क्या आने वाला है, बजट। 2-4 दिनों में न्यूज चैनल वाले शुरू हो जाएंगे, पता है क्या बोलेंगे, एक आम आदमी को टैक्स का क्या फायदा। अब उन्हें कोई ये बता दे कि भाई नए स्लेब में ना 3 लाख सबके लिए है, तो उसको बस थोड़े ढंग से समझाने वाला चाहिए कि यार ये क्या फायदा हुआ, फिर तो सीनियर सिटीजन ये सब अलग की है, उसी में बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे ही उन्हें बता दिया है कि 5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख तक टैक्स कुछ नहीं है, और 2.5 से 5 जाते तो 12,500। और सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख से ऊपर, मतलब 5 लाख तक टैक्स नहीं देता। तो जरा बताओ, सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख तक टैक्स जीरो है, और मैं ना सीनियर हूं ना सुपर हूं। सीनियर का मतलब 7 से 80 साल के बीच का, और सुपर का मतलब 80 साल से ऊपर। मैं ना सीनियर हूं ना सुपर सीनियर हूं, तो 2.5 लाख का स्लैब लगेगा अगर ओल्ड में जाऊंगा। 5 लाख तो मेरा टैक्स बना 12,500, गवर्नमेंट ने रिबेट दे दी पूरी 12,500। तो जरा बताना, मेरा भी 5 लाख तक टैक्स जीरो, और सुपर सीनियर सिटीजन का भी टैक्स 5 लाख तक जीरो। क्या डिफरेंस है भाई मेरे में और उनमें? अब ये बात किसी पत्रकार को आप ढंग से समझा दो भाई साहब, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जब तक बजट नहीं आएगा इसके पीछे पड़ जाएगा। कह रहे तो लॉजिकली सही नहीं है, आपने सीनियर सिटीजन को क्या फायदा दिया। आप समझ रहे हैं लॉजिकली कि मेरे को भी 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और सीनियर सिटीजन से आप कह रहे हैं कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, तो बात तो वही हो गई। उसे क्या फायदा दिया आपने? आप सीनियर सिटीजन को फायदा देते हैं तो उसका थोड़ा बढ़ाइए, 7, 7.5 कर दीजिए उसका, कि भाई 7.5 तक आपका भी कोई टैक्स, तब लगेगा कि हाँ भाई सीनियर सिटीजन को आपने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। तो ऐसे ही बच्चे यहाँ पर फाइनेंस एक्ट में क्या होता है, जैसे रेट चेंज होते हैं टैक्स के, सरचार्ज का रेट चेंज, कोई टैक्स में कोई अमेंडमेंट किया, नया सेक्शन लेके आए, कुछ भी किया, वो सब बेटा इसमें ही होता है। और इसके दो हिस्से होते हैं, डीटी और आईडीटी। क्या क्या?
डीटी और आईडीटी। डीटी दोनों में क्या फर्क है, कोई बता सकता है मुझे? डीटी क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स मुझे भी पता है। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग इनकम टैक्स पे करते हैं? और इनडायरेक्ट टैक्स? सब करते हैं। सुबह आप उठने से लेके रात को सोने तक, टूथ ब्रश से लेके और रात को जो भी खा पी रहे हैं, पैक्ट या रेस्टोरेंट वाला, क्या लगेगा? जीएसटी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा यहां बदलाव होता है और उस बदलाव को किस में डाला जाता है? रेस्पेक्टिव एक्ट में। तो इसका मतलब चेंज कौन हो रहा है हर साल? फाइनेंस एक्ट। और फाइनेंस एक्ट से निकल निकल के चीजें कहां जा रही हैं? जो रेस्पेक्टिव एक्ट है उनमें इनकॉर्पोरेट करी जा रही है। यहां तक क्लियर? अब देखिए बड़ी दिलचस्प बात, 1994 का फाइनेंस एक्ट, यहां पर इन्होंने क्या बोला कि हम भैया क्या लगाएंगे? सर्विस टैक्स। ध्यान से सुनना, देखता हूं कितने बच्चे पकड़ पा रहे हैं मेरी बात। 1994 का फाइनेंस एक्ट, उसी में इनडायरेक्ट टैक्स में बोल दिया कि हम आप पे सर्विस टैक्स लगाएंगे। तीन सर्विसेज चुनी गई। स्टॉक ब्रोकिंग, यानी स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं उन पर सर्विस टैक्स लगाएंगे। जनरल इंश्योरेंस, और तीसरा था आपका टेलीफोन। इन तीन सर्विसेज पर हम सर्विस टैक्स लगाएंगे, और ये फाइनेंस एक्ट 1994 में कहा। ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। फाइनेंस एक्ट 1994, 1 जुलाई 1994 से सर्विस टैक्स इंडिया में लगाया गया। तीन सर्विस पे लेके आए थे 5% से, सिर्फ 5%। क्या आपकी अगर 100 रुपए की सर्विस है तो 5% ये दो, तो 105 रुपए पे करवा। ओके सर। किसका पार्ट था जी? ठीक है जी, चलो उस साल आपने ऐसे कर लिया, कोई बात नहीं। आप इसे लाने के लिए क्या कर चुके हैं सर? सर आप इसे लाने के लिए इसे इंसर्ट कर चुके हैं। जिस प्रकार से सीएसटी के लिए 92A इंसर्ट की और एक्ट बना दिया, इसी प्रकार से 92C किसके लिए इंसर्ट की? और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 30 जून 2017 तक, यानी 1 जुलाई से आया था ना जीएसटी, सर्विस टैक्स एक्ट बना ही नहीं। सर्विस टैक्स एक्ट बना ही नहीं जी। और सर्विस टैक्स ले रही थी गवर्नमेंट। अब सबके मन में एक विचार क्या आ रहा है? बोले कैसे पॉसिबल? आ रहा है ना? एक्ट बना नहीं, कलेक्शन कैसे? तो बेटा इसी की, जो ये वाली यूनियन लिस्ट है, इसी की एंट्री नंबर 97 है, जो रिजिटरी पावर देती है इस लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स चाहे लगा सकती है। तो बजाय एक्ट बनाने के 97 एंट्री की पावर्स का इस्तेमाल किया और टैक्स वसूलते रहे। ओके सर। अब जरा बताइए सोच के, 1994 में सिर्फ कितनी सर्विसेज थी सर? तीन। है ना? अब सोच के बताना एक बात। एक छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, अपनी माँ के साथ जा रहा है, कौन किसकी उंगली पकड़ेगा भाई? तो पकड़ मतलब कौन, मतलब हाथ में किसके कंट्रोल? माँ के। यानी माँ बच्चे को पकड़ के रोड पार करा रही है, छोटा सा बच्चा है यार। आप हैरान रह जाएंगे, तीन सर्विसेज से 126 सर्विसेज हुई। और फाइनेंस एक्ट 1994 का ही पार्ट बना, यानी बच्चा बड़ा हो गया, मम्मी की उंगली फिर भी पकड़ के चल रहा है। तो मैं कमेंट मारता था अपनी क्लास में जब सर्विस टैक्स पढ़ाता था, मैं देखो अभी तक एक्ट नहीं बना इनका। फिर मुझे एक बात समझ आई कि यार ये किस पे जोर दे रहे हैं? जीएसटी पे। और जीएसटी का मतलब क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, है ना? तो इन्होंने क्या किया, सारा फोकस कहां से हटा के कहां लगाया? जीएसटी पर। तो जब जीएसटी बना ही रहे हैं तो सर्विस टैक्स बनाने की सोची नहीं इन्होंने। बोले क्यों टाइम लगाया यार, जब जीएसटी रिप्लेस ही करेगी, इसलिए इन्होंने जीएसटी नहीं लगाया। मतलब बना, जब सर्विस टैक्स नहीं बनाया, सर्विस टैक्स एक्ट बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। लॉजिक समझ आया? यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए, तो हमें कौन कौन से एक्ट समझ आए सर? ये तीन किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सर ये क्या होते हैं? सेल टैक्स और वैट। देखो सेल टैक्स का मतलब क्या है? विद इन द स्टेट कोई माल बेचा जा रहा है, उस पर स्टेट गवर्नमेंट को राइट है जो मर्जी टैक्स लगा सकते। जैसे एक बार क्या हुआ,
मुलायम सिंह यादव जी का नाम सुना है आपने? ये हार गए थे इलेक्शन, तो अगली बार इलेक्शन लड़ने थे, तो जब हारे थे तो बहन जी बनी थी, बहन जी पता है, मायावती। तो अब इन्होंने सोचा कि दोबारा पावर में कैसे आऊंगा, तो मुलायम सिंह यादव जी ने अनाउंसमेंट कर दिया अगले इलेक्शन के समय पे कि मैं अगर मुख्यमंत्री बना तो अपने स्टेट से सेल टैक्स खत्म कर दूंगा। भाई साहब, सब लोग ब्लाइंडली पीछे पड़ गए, बोले भाई साहब मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, सबने जिता दिया। किसी ने ये नहीं सोचा कि किसी भी स्टेट का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू सेल टैक्स ही होता है, और मुलायम सिंह जी क्या करें, हम इसे हटा देंगे। मुलायम सिंह यादव आए, उन्होंने हटा दिया, भाई साहब वादा किया था, उन्होंने हटा दिया सेल टैक्स और नाम रख दिया यूपी ट्रेड टैक्स। सारे व्यापारी ठगे रह गए, बोले अच्छा जी, बना दिया। ये किया था हमारे मुलायम सिंह यादव। चलिए साहब, अब ये सर सेल टैक्स की खामी क्या थी? सर मैंने आपको 100 रुपए का कोई माल बेचा और आप पे 10 रुपए टैक्स लगा दिया, तो आपको माल कितने का पड़ा बताओ? अब आपने आगे बेचा, 110 तो खरीदे आपकी, आपने इसमें क्या किया, 15 रुपए प्रॉफिट और जोड़ दिया अपना, 125 हो गया, और मान लो 20 रुपए टैक्स। अब आप बताओ, 125 पर मान लो 10% लगा दूं तो 12.5 रुपए टैक्स हुआ। 110 का आपने खरीदा, 20 रुपए छोड़ो, 110 खरीदा, 15 रुपए आपने प्रॉफिट जोड़ा, बोले 125 में बेचूंगा, और 10% क्या लूंगा, टैक्स। 125 पे कितना हो गया, 12.5 रुपए। अब जिसने खरीदा उसको 125 तो वो, और 12.5 ये, 137 बचा। उसने कहा भाई साहब ऐसा करता हूँ, 2.5 रुपया तो ये और 20 रुपया, 22.5 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़ता हूँ। अब कितना हो गया भाई साहब, 150 हो रहा है पूरा, नहीं 160 हुआ, 160। बोले अब इस पे लगाऊंगा टैक्स। जरा बताना हर बार क्या हो रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दिस इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट टैक्स। क्या कहलाता है ये? क्या सही था ये? ऐसा होना चाहिए। अब हुआ क्या, 1912 की बात करता हूं मैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चल रहा हूं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, डॉक्टर डब्ल्यू बी साइमंस, जर्मनी के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने बोला कि भाई साहब ये जो मल्टीपल पॉइंट टैक्स है ना, किसी भी देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा, क्या करें? बोले हटाइए। क्या करें बताइए, सजेशन तो दीजिए ना सर। इन्होंने सजेशन ये दिया कि मान लो मैं किसी से परचेज कर रहा हूँ 100 रुपए का, और 10 रुपए उस पर क्या दे रहा हूँ, सेल टैक्स 110। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अब जो खरीदेगा उसके लिए परचेज प्राइस रखिए 100 अलग और सेल टैक्स अलग रखिए। ठीक है, अब इसमें अपना आपने कितना प्रॉफिट जोड़ा, 15। 115 पे टैक्स मान लो 10% तो कितना बनेगा, 11 रुपए 50 पैसे बनेगा ना। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अब इस 115 में जरा बताइए क्या ये 10 रुपए शामिल है? पक्का नहीं है, श्योर? 11 रुपए 50 पैसे टैक्स बिना पिछले टैक्स के, एग्री करते हो ना? वो कह रहे हैं इसमें से 10 माइनस कर दो। यानी मान लो मैं किसी से खरीद के लाया 100 रुपए का माल, 10 रुपए उस पर टैक्स दिया, गवर्नमेंट कहते 10 तो तू अलग रख दे, इस 100 रुपए में अपना प्रॉफिट जोड़ और बेच दे जिसको बेचना है। मैंने क्या किया, 100 रुपए में अपना 15 रुपए प्रॉफिट जोड़ा और 115 में से बेच रहा हूँ, और से कह रहा हूँ भाई 10% टैक्स दे दे। तो इसने मुझे क्या किया, 115 रुपए तो मेरे माल के दे दिए मुझे, और 11 रुपए 50 पैसे किसके दिए, टैक्स के। अब गवर्नमेंट क्या करी है कि तू मैं 11.50 मत जमा कर, 11.50 में से 10 रुपए जो तूने दिए थे वो माइनस कर ले, अपने अपने पास काट ले, कितना बचा, अब 1.5 रुपया जमा कर दे। जरा बताना गवर्नमेंट के पास कितना पैसा पहुंचा, 10 तो मेरे समय पे, और 1.5 जो मैंने बेचा उसमें से बचा वो, बोलो 11.5 पहुंचा। लेकिन अगर पिछला वाला टैक्स होता तो 10 ये भी जाता, 21.5। अब बताओ कौन सी सिचुएशन ज्यादा बेटर है, ये वाली ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ऐसा है, मतलब गवर्नमेंट नहीं, डब्ल्यू बी साइमंस ने कहा कि भैया आप ऐसे करो, पुराने टैक्स का क्रेडिट दो, इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी बहुत बार आएगा जीएसटी में, बार बार आएगा, पुराना टैक्स माइनस मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है सर, ये इन्होंने 1912 में बोला भाई साहब, 1912 में। आपको पता ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर, जर्मनी वालों ने सुना अनसुना कर दिया। आप देखते होंगे, मैं आपको बोल देता हूँ, मान लीजिए राजनाथ सिंह है, शादीशुदा आदमी है, अमित शाह है, शादीशुदा आदमी है,
स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखते हैं कि नहीं दिखते? घर में तुम्हें क्या लगता है इनकी क्या इज्जत होगी? बताओ मुझे, क्या इज्जत होगी? भाई साहब, बीवी तो एक धमकी में चुप कर देती होगी। और बच्चे भी कहीं कहीं तो कहते हैं, अरे पापा क्या कर रहे हो यार, लेकिन मैं जाके बोल दूंगा अमित शाह से, अबे क्या कर रहे हो यार, बोले इधर। समझ रहे आप? तो कहने का मतलब जर्मनी ने इनको ओवरलुक कर दिया। भाई साहब 1954 में फ्रांस को लगा कि भाई साहब ये तो बड़ी दिलचस्प बात कह गए यार, और 1954 में फ्रांस ने अपने देश में एप्लीकेबल कर दिया। तो एक एमसीक्यू बनता है कि वर्ल्ड में किस कंट्री ने सबसे पहले, फ्रांस, ईयर 1954, दो एमसीक्यू बन गए यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ सर? फिर आई बात 1977 की, किसने लगाया सर? यूरोपियन कंट्रीज ने। यूरोपियन कंट्रीज ने 1977। और भैया 1 मार्च 1986 को इंडिया ने लगाया। किसने लगाया जी? इंडिया ने। और जब हमने लगाया था तो शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो, उस समय आया था मॉडबेट के नाम से। पढ़ा है किसी ने इकोनॉमिक्स में? नहीं पढ़ा? सैनबेट पढ़ा है? सैनबेट नाम सुना है? कोई बात नहीं। पुराना टैक्स माइनस करने का कल्चर सबसे पहले किस में आया था? एक्साइज में। किस नाम से? मॉडबेट के नाम से। बाद में 2002 में गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया? सैनबेट। मॉडबेट का मतलब मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब जितना भी आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे टैक्स अकॉर्डिंगली बढ़ता जाएगा। और सैनबेट का मतलब सेंट्रल वैल्यू एडिशन टैक्स, एडेड टैक्स। इस डेट को आया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, चूंकि चूंकि आपको मैं बता दूं, उस समय की सरकार इतनी एग्रेसिव नहीं होती थी। और स्टेट में, आप एक बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है जिस पार्टी की, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी उसी पार्टी की स्टेट में हो, क्या फायदा होगा? सारी केंद्रीय योजनाओं का फायदा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। आज केजरीवाल कुछ मांगे, केंद्र सरकार इतनी आसानी से नहीं देगी, लेकिन योगी बाबा मांगे तो? क्यों? वो भी बीजेपी, ये भी बीजेपी। आप समझ रहे हैं? तो हुआ क्या, 1986 में एक्साइज में तो इन्होंने लगा दिया सेंट्रल ने। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के पीछे पड़ रही है कि भाई करो करो करो। 97 98 में किसकी सरकार आई? अटल बिहारी वाजपेयी सर। ठीक है साहब। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जोर दिया कि नहीं भाई ये होना चाहिए, जो हमारे जर्मनी वाले भाई साहब ने बोला है ना, इसे करना चाहिए। इनकी सरकार चलेगी कहते कहते। अब कांग्रेस को समझ आ गया कि यार बीजेपी बात तो सही बोल रही है। तो उस समय इन्होंने देश में किस चीज को लाने की बात की? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। देखिए यहां भी कितनी ड्रामेबाजी हुई। ये हमारा 1 अप्रैल 2005 से इंडिया में पूरे में लगना था। हरियाणा ने तुरंत लगाया, बहुत सारे स्टेट ने तुरंत लगाया। बहन जी ना मानी, मैं नहीं लगाऊंगी। बहन जी ने 2-3 साल लगा दिया। फिर बाद में बहन जी को समझ आया कि यार हमारा व्यापार कम हो रहा है। और कई बार क्या होता है, लोग अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहते। तो बहन जी बोली पूरे देश में स्टेट सरकार कितना लगाती है? बोले 12.5%। बोले हम 13.5 लगाएंगे। पूरे देश में हर स्टेट गवर्नमेंट 12.5%, एक आरएनआर होता है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। पूरे देश में हर स्टेट ने तक लगाया। बहन जी ने 13.5% लगाया। चला भाई। बाद में सब कहाँ चले गए? जीएसटी। अब मुझे आपसे पूछना है, एक्साइज क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोडक्शन टैक्स या मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। सीएसटी क्या था? सब लोग बताओ। सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन इंटर स्टेट सेल का, है ना। सर्विस टैक्स क्या था? सर्विस पे कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। याद है? क्लियर। सेल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट, और वेट भी स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेल टैक्स से स्विच किस पे किया स्टेट ने? वेट पे।
अब हम एक काम करेंगे, अब एक प्रैक्टिकल फिगर के साथ सीखेंगे कि यार फर्स्ट एरे में टैक्स का क्या फायदा था, यानी कितना बड़ा नुकसान हम कर रहे थे, फिर सेकंड में हमने क्या बचाया, और फिर जीएसटी पे स्विच करें। ठीक है जी, सब लोग रेडी है ना? कोई सोएगा नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, वैसे सो नहीं रहे हो, ध्यान से सुनोगे। अब देखो मेरी बात, एक प्रैक्टिकल लेता हूं, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट एरा टैक्स। ये प्रैक्टिकल से हम चीजें समझेंगे कैसे लगता है। जैसे मान लो मैंने किसी से माल परचेज किया बेटा 10 लाख रुपए, पहले समझे फिर मैं कॉपी करने के लिए बोलूंगा। 10 लाख का परचेज किया। अब ये मेरा रॉ मेटेरियल है बेटा। रॉ मेटेरियल से मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो बताओ क्या मेरी कॉस्ट आएगी कुछ या नहीं आएगी? उसे क्या बोलते हैं, किसी को पता है? मान लो वो आई 5 लाख। ठीक है साहब, कितना हो गया बेटा? अब बताओ, ये तो कॉस्ट हो गई। मैं क्या फ्री में कुछ नहीं लूंगा? क्या जोड़ू बताओ? और प्रॉफिट मैंने जोड़ा मान लो 3 लाख रुपए। अब बताओ सेल प्राइस कितना हुआ बेटा? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब बताओ मैंने माल बनाया है, माल बनाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स का नाम क्या था बताओ जल्दी से? एक्साइज। अब मान लो यहां पर एक्साइज दे रहा हूं मैं 10% से। बताओ बेटा कितनी हुई? सब लोग कैलकुलेटर तैयार रखना बस। 19। ये आफ्टर एक्साइज हो गया। मैंने ये बांध बना के रख दिया। अब ये बिके ना बिके ध्यान से सुनना, एक्साइज एक कहता था माल बना दिया टैक्स देना है। चोर अगर चुरा के भी लेके जाएगा ना, एक्साइज ड्यूटी पेड माल चुरा के लेके जाएगा। अगर गलती से उसने वो माल चुरा लिया इस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी और रास्ते में एक्साइज ऑफिसर मिल गया, बहुत मारेगा भाई साहब, ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहाँ पे टैक्स चोरी भी करेगा तो टैक्स, माल बनते ही टैक्स लग गया। हाँ जी सर। अब बताओ इसे बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा? क्या लगाऊं पुराने टैक्स को, और मान लो वो भी 10% है। बताओ जरा बेटा। अब ये वास्तव में सेल प्राइस हो गई, ऑल इंक्लूसिव हो गई ना बेटा? चलो बताओ कितनी आ रही है? 21,78,000। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछिए। किसी को कोई डाउट? पक्का? कोई मन में डाउट तो नहीं बच्चे? सर अब ये माल ए ने खरीदा था, ए ने क्या किया, बी को बेचा। अब बताओ बी के लिए परचेज प्राइस क्या होगी बेटा? 21,78। ओके सर। और बेटा इसने भी मान लो कुछ मैन्युफैक्चरिंग की इस पर, तो कन्वर्जन कॉस्ट मान लो इसकी 5 लाख रुपए, इसकी भी लगा देते हैं। चलो कितनी आई बेटा? 26,78। ये क्या आ गई बेटा? कॉस्ट। अब बताओ क्या लगाऊं? प्रॉफिट। प्रॉफिट मान लो इसमें 4 लाख रुपए। अब बताओ क्या आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या लगाऊं इस पर? 10% बताओ। 30। नहीं पहले ये लिखना है ना बच्चे। 3,07,800 हो गया ना? अब बताओ 33,85,800। और क्या करूं बेटा? सेल टैक्स मान लो वो भी 10%। 80। ऑल इंक्लूसिव कितना बेटा? 3,7,8। 3,7,8। ठीक है जी, ये स्थिति। अब आप मुझे बताओ इसमें हो क्या रहा है? टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगता जा रहा है। फर्स्ट टेरा टैक्स ये था। अब सर क्या हुआ, 1 मार्च 86 को एक्साइज आया, उसने कहा पुराना टैक्स माइनस करो। 2005 में क्या आया? वेट। वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या आदेश दे रहा है? पुराना टैक्स माइनस, यानी क्रेडिट दे दो, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पुराना टैक्स माइनस। सर अगर मैं इस सवाल को सेकंड एरा में ले जाऊं, सेकंड एरा में, तो जरा बताइए ये तो एज इट इज रहेगी सेम। बोलो है ना? लेकिन यहां पर क्या चेंज होगा बताइए? यहां पर जरा एक बार बताइए आराम से, कि गवर्नमेंट कहती है हम इसका भी क्रेडिट दे देंगे, इसका भी क्रेडिट दे देंगे।
तो जरा बताइए मेरे लिए परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स अलग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? जरा बेटा ये दोनों टैक्स जोड़ना, कितने आ रहे हैं बेटा? 3,78,000। जरा बताओ, जब तुम्हें ये पता है कि तुमने जो माल खरीदा है उस 21,78,000 में से 3,78,000 का आपको गवर्नमेंट क्रेडिट दे देगी, तो अब बताइए आप ये टैक्स सामने वाली पार्टी से लोगे? और अगर ले रहे हो, मन में लालच आ गया, तो आप जैसा कोई दूसरा व्यापारी सस्ते में बेच के आपसे प्रॉफिट निकाल के ले जाएगा और आप कभी आगे माल नहीं बेच पाओगे। जब आपको पता चले कि भैया टैक्स क्रेडिट मिलता है और ये टैक्स मुझसे फिर भी ले रहा है, आपकी कंप्लेंट कर देगा भाई साहब। इसका मतलब अगर टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो इसका मतलब जो 3 लाख कितना बताया, 78,000, 3,78,000 जो मैंने टैक्स दिया, वो मैं जब बेचूंगा आगे, उससे मुझे वो टैक्स मिल जाएगा और उस पैसे में अपने 3,78,000 माइनस कर लूंगा। तो भाई साहब मुझे बताइए, अब मैं उसे 21,78,000 वो अपनी परचेज प्राइस मानेगा या एक्सक्लूडिंग टैक्स परचेज प्राइस मानेगा? एग्री करते हो? चलो सर, अब दोबारा से ध्यान रखना, पहले इसमें से माइनस करते हैं, आराम आराम से करवाओ। परचेज कितना था? 21,78,000 और माइनस बेटा, और इसमें क्या क्या 378 में? एक्साइज भी और वेट भी, सेल टैक्स भी है, राइट। अब बताओ कितना है? इसके लिए अब परचेज प्राइस होगी 18 लाख। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? हो रही है तो 10 बार आज इसको समझेंगे और समझ के जाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल मन में ये मत रखना नहीं समझ के जाना है, ठीक है? अब एक बात बताओ भैया, देखो कन्वर्जन कॉस्ट तो वही रहेगी, प्रॉफिट भी मैं वही रखूंगा अपना। जरा बताओ कितना कितना दोबारा? कन्वर्जन कॉस्ट 5 लाख, कॉस्ट हो गई बेटा। अब क्या करूं बच्चे, बताओ कितना? 4 लाख था। अब बताओ सेल प्राइस 28 लाख, सॉरी 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 27 लाख कर देते हैं। अब देखो कैलकुलेशन एरर ना हो, रोक देना अगर गलती हो रही हो तो, ठीक है? अब बताओ क्या करूं बेटा? एक्साइज कितना बेटा? 10%, 2,70,000। अब क्या हो गई वैल्यू बेटा? 29,70। ओके सर, अब क्या लगाऊं? सेल टैक्स नहीं, क्योंकि हमें बैठ के बाद की घटना को समझना है। वो कितना हो गया बेटा 10% से? 2 लाख। अब बताओ 32 लाख। देखो एक प्राइस सेल प्राइस ये पड़ रही है ऑल इंक्लूसिव 32,67, और ये कितनी है? यानी ए ने बी को माल बेचा और बी अगर सी को बेचेगा तो बी के सी के लिए पहले केस में सेल प्राइस यानी परचेज प्राइस ये पड़ रही थी, और दूसरे केस में परचेज प्राइस क्या पड़ी? बताओ माल की वैल्यू कम हो गई कि नहीं हो गई? किस कारण हुई, ऐसा क्यों हुआ? पक्का? अब जरा बताओ, मैंने जब ए ने बी को माल बेचा, उससे टैक्स लिया होगा, उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। माल बेच रहे ना, बाहर जा रहा है ना, तो आउटपुट हो गया। अब जरा बताओ, पहले बात करेंगे हम एक्साइज की। बेटा जरा देखना एक्साइज कितना है यहाँ पर? 2,70,000। ओके सर, ए ने बी को माल बेचा था, बी से 270 लिया, तो जब ए ने खरीदा था तो एक्साइज दी थी ना? कितनी दी थी? 180। इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। गवर्नमेंट ने कहा कि तू 180 अपना काट, अभी कितना बचा बेटा? अब ये क्या करना है? टू बी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जरा बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को ए से कितना मिला था टैक्स? 180, और बी से ये जितना डिफरेंस है, नहीं 90, 90 आ रही है। अच्छा 90, 90 बी से, यानी गवर्नमेंट को टोटल 270 मिल गया कि नहीं मिल गया? लेकिन पिछले केस में जरा देखना एक्साइज कितना मिल रहा था गवर्नमेंट को? 180, और ये दोनों जोड़ना, देख रहे हो एक तरफ 270 मिल रहा है, एक तरफ 3 लाख कितना बता रहे हो? 4,87,800। बताइए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, एक तरफ 4,87,000 कुछ जा रहा है उसकी जेब से, और एक तरफ 2,70,000 जा रहा है। अब मान लो बी बेचेगा सी को, सी कंज्यूम कर लेगा, तो ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति कंज्यूम करता है ना, कंज्यूम, उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को गया सब उसी को बियर करना है, उसके लिए वो कॉस्ट है। इतने का माल पड़ा, खा पी के स्वाह। अब कोई क्रेडिट नहीं। क्रेडिट कब तक मिलेगा? जब तक वो चलन में रहेगा माल। बोलो माल समझ आ रहा है? जैसे ही किसी ने कंज्यूम कर लिया,
क्रेडिट खत्म, अब कुछ नहीं, बस वो टैक्स सारा पल्ले किसके पड़ा, जिस व्यक्ति ने कंज्यूम किया। पहले युग में टैक्स जा रहा था 4,87,000, सेकंड युग में गया 2,70,000। बताओ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि नहीं? पक्का एग्री कर रहे हो? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। अब बेट की बात कर लेते हैं बेटा। बेट की स्थिति बताओ कैसे करोगे? बेट में यहाँ कितना है बेटा? 297। आउटपुट 2,97,000 और इनपुट टैक्स बताना बेटा, डिफरेंस बताओ। 99,000 टू बी पेड टू स्टेट गवर्नमेंट। वेट का हक किसका? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी न्याय कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने। पक्का? अब मैं देखूंगा मेरे किस बच्चे ने मुझे ध्यान से सुना है। फर्स्ट एरा टैक्स बहुत बदतमीज था, सेकंड वाला एकदम लग रहा है स्वर्ग जैसा यार, मजा आ गया यार, इतना डिफरेंस है। 30 जून 2017 तक ऐसी टैक्स लगता था। सेकंड एरा क्या नीड थी जीएसटी लाने की? अब दिमाग लगाओ, सामने आपके सब रखा हुआ, ये लो, ये सेकंड एरा। फर्स्ट एरा पता ही है कैसे, सेकंड एरा ये क्या? यस, देखा अमन का क्या जवाब आया? बोले सर ये देखो ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे सर, यहाँ पर ये 270 सॉरी एक्साइज लगाए ना, और फिर एक्साइज जुड़ने के बाद उस पे बैट लगा, यानी कि एक्साइज पे बैट लग गया। यानी पहले गवर्नमेंट क्या करी थी, तूने हमें एक्साइज दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही हमें एक्साइज दिया, एक्साइज में से माइनस कर ले। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है तूने मुझे बैट दिया था, बैट में से बैट माइनस कर ले। लेकिन टैक्स कैसे लग रहा था? कॉस्ट, प्रॉफिट जोड़ा प्रॉफिट, सेल प्राइस, सेल प्राइस पे एक्साइज, और फिर एक्साइज जोड़ने के बाद बैट लग रहा था। ये भी गलत था। ठीक है, तो फिर कौन सा टैक्स आएगा? थर्ड एरा। यस, अब आया जी आपका थर्ड एरा टैक्स, और ये है आपका क्या, 21st सेंचुरी टैक्स। और ये क्या कह रहा है? ये एक एग्जांपल देता हूं आपको, कि मान लीजिए मेरी सेल प्राइस है 1,00,000 रुपए की। देखो यहाँ कंपैरिजन कर देता हूँ सेकंड और थर्ड में, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। थर्ड एरा और सेकंड एसपी। अब बताओ, अभी हमने क्या सीखा है सेकंड में? एक्साइज कितना? 10%। तो कितना हो गया बेटा? 1,10। ठीक है। अच्छा, इस पे फिर क्या लगता था? वैट कितना? 10%। तो सेल प्राइस अल्टीमेट कितनी होगी बेटा? 1,21,000। 1,21,000, ये सेल प्राइस ऑल इंक्लूसिव हो गया। अच्छा, अब इसी को यहाँ ले लेता हूँ। जरा बताओ, ये कौन सी गवर्नमेंट का टैक्स था? ये कौन सी का था? कौन सी स्टेट का? अरे सर, जिसमें माल बेच रहे हैं, खत्म बात है ना। चलिए सर, अब सर क्या है, सेकंड एरा में इन्होंने क्या बोला कि सर ऐसा है, सेल प्राइस ये, अब इसी पे तो लगा दे गवर्नमेंट क्या, एक्साइज, और इसी पे क्या लगा दे, वैट। मान लो 10% रेट है, तो जरा बताओ, अब बताओ सेल प्राइस ऑल इंक्लूसिव कितना हो गया? अभी भी कितने रुपए का फायदा हो रहा है कंज्यूमर को? अब बताओ थर्ड एरा बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? तो जीएसटी का जन्म। सर अब जीएसटी का जन्म हुआ तो जरा थोड़ा सा और बताओ बेटा। अब आराम आराम से मुझे बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन कौन से एक्ट थे? सीएसटी अलग लिखेंगे हम, ये दो सेंट्रल गवर्नमेंट के, और स्टेट गवर्नमेंट के बताओ बेटा। देखो इसमें है सेल टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, बहुत सारे टैक्स हैं गवर्नमेंट के। ठीक है साहब। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें सर सारे टैक्स समझ आ चुके हैं, बस अब मैं बस स्विच कर रहा हूँ। इसको गवर्नमेंट ने नाम दिया सीजीएसटी, इसको गवर्नमेंट ने नाम दिया आईजीएसटी, और इसको नाम दिया एसजीएसटी। पहुंच गए जीएसटी में, स्विच हो गया जी। अब मैं एक्साइज बोलूं या सीजीएसटी बोलूं? लॉजिक क्लियर है जी? सर इसमें कितने चैप्टर्स हैं, सेक्शंस कितने हैं सर? सर सेक्शन 274 है। और एक बात ध्यान रखना, सेंट्रल का मतलब पूरी इंडिया,
आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में, कोई हो सकता है नोएडा गाजियाबाद में भी रहता हो, यूपी। अब जरा ईमानदारी से बताओ, एज ए स्टूडेंट हम तुमसे कहेगा सीजीएसटी एक्ट भी पढ़ना है, और 28 स्टेट है वो भी पढ़ने हैं, और 6-7 हमारी यूनियन टेरिटरी है वो भी पढ़ने हैं। आप कहोगे ऐसा करो सर, जान ले लो हमारी। मतलब एक तो इनकम टैक्स ही हमारे को, मतलब जब मन आता है उठा के पटक देता है, आप यहाँ पे हमें और पढ़वा दो। तो देखिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने सीजीएसटी बनाया पूरे देश के लिए, और हमारे आईसीआई ने कहा कि हम तुम्हें सीजीएसटी पढ़ाएंगे। तो हमें हर स्टेट का एसजीएसटी नहीं पढ़ना, और आईजीएसटी में कुल 26 सेक्शन है, तो ऐसे खत्म हो जाएगा। ये तो पढ़ा रही है हमारी आईसीआई हमें। सर चलो आईजीएसटी को तो अलग रख लो, सिंपल सा इंटर स्टेट का मामला है तो अलग है। 274 सेक्शंस। अब मान लो कल को तुम सीए बन जाओ, और तुम या इंटर क्वालिफाई करके जाओ, और तुम बिग फोर में जा रहे हो। अब बिग फोर सपना तो सबका होता है भाई साहब, है। अब उसने इंटरव्यू में पूछा, हाँ भाई बता सीजीएसटी में कितने सेक्शन? बोले 274। बोले अच्छा, रटे हुए हैं। एसजीएसटी में बताइयो। संजीव सर ने नहीं बताया। वहां बोल देना संजीव सर ने नहीं बताया, क्या भाग यहाँ से, कौन संजीव सर? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो ध्यान से सुनना, हमारी सरकार ने कुछ नहीं किया। आप चलो मेरे साथ साथ एमएस वर्ड में, कंप्यूटर टाइपिंग सॉफ्टवेयर, सीजीएसटी कॉपी पेस्ट कर दो उसमें पूरा। अब पूरा सीजीएसटी हो गया, उसमें एक कमांड डालो, सीजीएसटी रिप्लेस विद एसजीएसटी। पूरे एक्ट में क्या हो गया भाई साहब? सीजीएसटी चेंज हो गया, क्या बन गया? बस इतना सा डिफरेंस है भाई साहब। अब तुमसे बोले कि बताओ सेक्शन में क्या है, तो जो सीजीएसटी में पढ़ा वही बता देना, बोले ये है इसमें। तुरंत कहेगा भाई लड़का स्मार्ट है, भाई सब पढ़ा तो कुछ भी नहीं है सीजीएसटी में पता है, क्योंकि सीजीएसटी में सब पढ़ा हुआ है, वही कहां लगेगा? वहां लगेगा। तो ये डिफरेंस है भाई साहब। यूटीएसटी कॉपी पेस्ट, हर एक ने क्या किया है, दिल्ली वाले ने दिल्ली लिख दिया, यूपी वाले ने यूपी, बाकी 100% सेम लॉ है, कोई चेंज नहीं है। 274 सेक्शन वहां भी, 274 सेक्शन एसजीएसटी में भी, 274 सेक्शन यूटीजीएसटी में, यूनियन टेरिटरी। क्लियर है साहब? ठीक है सर। तो बेटा ये हमारा क्या है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स थे वो उसने एक जगह सबज्यूम्ड कर दिए। वो क्या है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट के सारे ये कर दिए, और इसके बाद इंटर स्टेट वाला था उस पर क्या लगा दिया, आईजीएसटी। चलो सर आपने हमें बता दिया कि पुराने एक्ट को गवर्नमेंट ने ऐसे स्विच किया। सर वादा हुआ था 1 अप्रैल 2010 को जीएसटी लाने का, और ये जीएसटी आया 1 जुलाई 2017। अब सबके मन में ये नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ सर, है ना? अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मैं थोड़ी डेट्स वगैरह के साथ आपको बताऊंगा, और आप लिखते रहना साथ के साथ, ठीक है ना? डेट्स क्लियर कर करके, क्योंकि ये चीज डेट के बिना नहीं चलेगी। देखिए सर, सर जीएसटी लाना था तो हमने ये सुना था कि सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था तब लेके आई इसे। बिल्कुल सही सुना है आप। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी के बारे में लिखा ही नहीं था? जी बिल्कुल नहीं लिखा था। अब जरा बताना कौन सी सरकार लाना चाहती है लो, सिर्फ सेंट्रल, सिर्फ स्टेट, या दोनों मिलके? अब लॉजिक पे चलना है। जरा बताना यूनियन लिस्ट में सिर्फ कौन ला सकता है, और स्टेट में कौन ला सकता है? दोनों ने लाना है तो कहां जाना पड़ेगा? अब देखता हूं कितने तुम लॉजिकल आंसर दोगे। गवर्नमेंट चाहती तो कौन करंट लिस्ट में अमेंडमेंट करती डाल देती। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नया आर्टिकल 246 ए इंट्रोड्यूस किया। किसके लिए? अमेंडमेंट के लिए। सर आप ये बताओ, जब दोनों मिलके कॉन्करेंट लिस्ट में कर सकते थे, तो ये नया अमेंडमेंट क्यों किया गया संविधान में? नया अमेंडमेंट क्यों? सर इसमें ज्वाइंट पावर दी गई। किस किस को? दोनों। तो सर ये कॉन्करेंट में भी दे सकते थे,
कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने 246 से नया लेके आई बजाय कॉन्करेंट लिस्ट में काम करने के? क्या रीजन था? ओके, और आगे? और कोई श्रद्धालु ऑनलाइन वाला बोलना चाहे? चलिए आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, इसने तो जवाब थोड़ा। नहीं देखो, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है स्टेट लिस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है यूनियन लिस्ट में, और कौन करेंट में, दोनों। तो जरा बताओ, टैक्स अगर स्टेट ने लगाना हो तो कहाँ पड़ा हुआ होगा वो? यूनियन में। स्टेट ने लगाना होगा, कहाँ पड़ा हुआ होगा? स्टेट में। तो इसका ना कॉन्करेंट लिस्ट जो होगी उसमें टैक्स का जिक्र हुआ होगा? नहीं हुआ होगा सर। इसका ना कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई काम करना टैक्स के अलावा, और यहाँ भी अगर टैक्स डाल दें, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, कि भाई सेंटर लगाए कि स्टेट लगाए। तो बस इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि एक काम करते हैं जी, हम एक नया आर्टिकल डालते हैं और उसमें हम दोनों को चॉइस पावर देते हैं और दोनों मिलके जीएसटी लेके आएंगे। अब जीएसटी लेके आएंगे तो एक बॉडी बनाएगी, जैसे हमारा आईसीआई ऑटोनोमस बॉडी है। भाई किस किस को देखता है? मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को। और फिर कोई ऐसी समस्या होती है जो लोगों को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ नहीं आती, तो हमारा इंस्टीट्यूट उस पर गाइडेंस नोट निकालेगा, कुछ भी निकालेगा आपको बताने के लिए कैसे ऐसे करो। तो ये आईसीआई ऑटोनोमस बॉडी हो गई। तो ऐसे जीएसटी चलाने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए कि नहीं होनी है? तो बनी जीएसटी काउंसिल। अब देखो न्यूज में आता है जीएसटी की 34वीं बैठक, लोग वेट कर रहे हैं क्या निकल के आएगा इसमें से। शुरू में भाई साहब ऐसे ऐसे कलाकार कानून बने इनके, क्या मेरे को एक बार जैसे जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया तो मेरे को एक सेमिनार में बोलने के लिए बुला लिया कि भाई आप बोलो, अब नया नया कानून आया है। अच्छा, सीए लोगों के साथ क्या है, इंटेलिजेंट तो सारे हैं, तो जरा सा भी बोरिंग होगा तो भाई साहब वो आपस में बात करना शुरू कर देंगे। ये निश्चित है। तुम भी कुछ दिनों बाद ऐसे ही करोगे, पर करना मत। आपस में बात करने में नुकसान होना है। तो मैं बोलता था, उस समय क्या थी, जीएसटी बिस्किट पे था 18% और जूतों पे था 5%। तो मैं कहता हमारी सरकार कहती है आप खुद तय कर लो क्या खाना है। सारे हंस हंस के लोटपोट हो जाते, बोले क्या कमेंट तुम्हारा है? देखो ना, जूते 5%, बिस्किट 18%, अभी तुम कर क्या रहे हो यार? फिर गवर्नमेंट को धीरे धीरे लगा के चीजें करनी है, अब थोड़ा संतुलित कर दिया है गवर्नमेंट। शुरुआत में तो जीएसटी का वो इंटरनेट पे दबाते थे बटन, वो ऐसे घूमती रहती थी। लोग बड़े परेशान, बोले कहाँ फंसा दिया है जीएसटी में। तो जीएसटी की जो एनुअल रिटर्न होती थी, साल की एक रिटर्न, 3 साल बाद एनुअल रिटर्न भरी गई। जब एनुअल रिटर्न पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कैसे हुआ था उसके बारे में। तो ये धीरे धीरे जाके अब चला। ओके सर। तो 246A में क्या हुआ बेटा, आपको पावर दी गई, और पावर देने से आप क्या करोगे, लो ले आओगे जीएसटी। ठीक है सर। अब जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? सर, देश का फाइनेंस मिनिस्टर। उस समय कौन थे? अरुण जेटली साहब। ठीक है सर। और हर स्टेट का भी अपना एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, पता है आपको? नहीं पता है? तो हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर आता था, यानी जीएसटी काउंसिल के मेंबर थे वो लोग। और जैसे आज हमने तय किया कि भाई एक काम करते हैं, जाके ना मार्केट में ये बात करके देखते हैं और पता करते हैं लोगों का रिएक्शन क्या आना है। तो अगली मीटिंग में उस रिएक्शन को बताते थे कि साहब ये लोगों का रिएक्शन आया है, तो फिर चेंज करते थे। तो ये जीएसटी ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ गई, नहीं। तो सर इसकी नींव किसने रखी थी और ये कैसे कैसे आया? अब बहुत ध्यान से सुनो, अब मैं पॉलिटिक्स में लेके चल रहा हूँ, बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ठीक है सर। 2000 में कौन सी सरकार थी? अटल बिहारी सरकार। इन्होंने बोला कि भाई साहब देश में क्या आना चाहिए, जीएसटी। जोर लगाया इन्होंने थोड़ा सा। जोर ये लगा कि देश में प्याज ना 100 रुपए किलो बिक गई थी, और हमारे देश के लोगों ने सिर्फ प्याज महंगी चलते के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उससे पहले वाजपेयी साहब की सरकार 13 दिन में गिर गई थी, सिर्फ एक वोट के कारण। एक एमपी था, उसने जो देते ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है ना, वहां पे नहीं दिया। वाजपेयी साहब गिर गए 13 दिन बाद। अगली बार मेहनत करके आए, जोड़ तोड़ से सरकार बनाई, तो कोई ना कोई इनकी टांग खींचता रहता था। और उसके तुरंत बाद किसकी सरकार आई बेटा? 2004।
ध्यान से सुनना, डॉक्टर विजय केलकर, एक बड़ा नाम, और मुझे गर्व से कहते हुए खुशी हो रही है कि टीचर थे, देश में किस तरीके से टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए। देखिए तारीफ बंदे की, ही वाज बैचलर ऑफ इंजीनियर, पुणे से बी की डिग्री की। 1970 में इन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री ली अमेरिका से, और उसके बाद इंडिया में बहुत सारे पदों पे ये सर्वोच्च पदों पर रहे। 2004 में डॉक्टर विजय केलकर कमेटी बनाई गई और कहा गया कांग्रेस सरकार के द्वारा के साहब करो जो करना है। कई बार हम फ्री हैंड नहीं छोड़ देते, जैसा अजीत डोभाल साहब को छोड़ रखा है फ्री हैंड, बोले जो करना है करो, बम नहीं फटना चाहिए अब इंडिया में। तो देखो डोभाल साहब कोशिश करते हैं ना बम ना फटे, कहीं तो कितने दिनों से नहीं फटा, भगवान आज मत फाड़ देना बस। ठीक है ना। तो ये स्थिति विजय केलकर साहब की थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सजेस्ट किया, बहुत सारे बदलाव लाए। इनकम टैक्स में भी बार बार नाम बताऊंगा कि इन्होंने ये वाला काम किया, ऐसे किया, भूल जाऊं तो याद दिला देना सर, एक बार विजय केलकर भी बता दो तो बता दूंगा कहां क्या हुआ। इन्होंने सजेशन दिया कि भाई सर जीएसटी इज बेस्ट, लेके आओ सर। ठीक है साहब। 2004 में सरकार किसकी, यूपीए सरकार। 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे पी चिदम्बरम। उन्होंने अपने बजट में 28 फरवरी 2006 अनाउंस किया, सॉरी 1/4/2010 से हम देश में क्या लेके आएंगे, सबको पता है जीएसटी एप्लीकेबल कब से हुई, लगभग 7 साल बाद। क्यों सर, जीएसटी ड्राफ्ट कांग्रेस सरकार ने कर दी थी। आई वॉज इन गोवा इन 2008, मेरे पे वो वाला फोन हुआ करता था E90 कम्युनिकेटर करके, ऐसे करके खुलता था। तो मेरे किसी दोस्त ने बोला भाई ये क्या आ गया देख, तो मैंने देखा जीएसटी, तो मैंने पूरी ड्राफ्ट वहां पे बजाय घूमने के 2 दिन रात को बस वही पढ़ा, मैंने क्या किया है इन्होंने। और उस समय डीटीसी भी आया था, डायरेक्ट टैक्स कोड। आपको बता दूं इनकम टैक्स बदल के डीटीसी आएगा, जैसे सेल टैक्स एक्साइज बदल के क्या है जीएसटी, पर डीटीसी पे कोई काम नहीं कर रही सरकार, पता नहीं कब करेगी भगवान जाने। तो उस समय मैंने जीएसटी पढ़ा भाई साहब 2008 में, तो मैंने ये सोचा कि इन्होंने प्रॉमिस किया है 1 अप्रैल 2010 ले आएंगे, नहीं आया। क्या रीजन था, पॉलिटिकल डिफरेंसेस। अब थोड़ा सा पहले मोदी जी के विषय में बोल रहे थे। सरकार ने, कांग्रेस की ने पूरी ताकत लगाई कि जीएसटी आ जाए, और हर बार जैसे ही मोदी जी की तरफ बढ़ते थे खुद भी नहीं लगने देते थे, और जहां जहां बीजेपी की सरकार होती थी सबको भड़का देते थे। जीएसटी नहीं, अपने स्टेट का इतने सारे टैक्स बस एसजीएसटी हो जाएंगे। अच्छा, अपडेट्स थोड़ी सी आएंगी। बताइए मोदी जी की सरकार कब आई, लिखते हैं। और वो सरकार किसकी थी, एनडीए की, 2014 में आई थी बेटा। और पीएम कौन बना, मोदी जी ने शपथ कब खाई थी, याद है कोई डेट, पहली शपथ 26 मई 2014। उस दिन वो देश के क्या बन गए थे, प्रधानमंत्री बन गए थे। अब इन्होंने सबसे पहले कसम खाई कि मैं देश में क्या लगाऊंगा, जीएसटी। अब बताओ कौन विरोध करेगा, कांग्रेस नहीं सारी विरोधी पार्टी करेंगी विरोध, और जानते मीडिया भी करेगी। मीडिया ने मोदी जी को बोले मोदी जी आप ये देखना क्या बोलते थे, बाइट चला दी वो वाली, मैं नहीं लगने दूंगा, बहनों भाइयों मैं नहीं लगने दूंगा। और 2014 में भाई साहब मुख्यमंत्री बने, सॉरी प्रधानमंत्री बने, नहीं जीएसटी लगाऊंगा। अब मुझसे एक बंदे ने पूछा ऐसे, तुम स्टूडेंट में से किसी ने, कि सर ईमानदारी से बताना, मोदी जी की तारीफ नहीं करनी है, मोदी जी बदले क्यों, स्टेटमेंट चेंज किया ना उन्होंने।
अब देखो यहाँ मैं देखो डिफेंड नहीं कर रहा किसी को, ये मत सोचना कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, आप अपने आप समझ लेना। आप ये बताइए देश के हित में क्या था? जीएसटी था। आपके सामने देखो 1,000 रुपया बचाया था जरा सी सेल पे, तो कितनी सारी सेल पे कितना बचता? जानते हैं, एक आपके यहाँ पेपर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आधा, उसमें एक टॉपिक आएगा ग्रेट मैन थ्योरी। और ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है, मैंने अपनी लाइफ में इसको अपना रखा है पूरी तरीके से। ग्रेट मैन थ्योरी कहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लीजिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लीजिए। आप देखिए जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनके भाषण सुनिए कैसे होते थे। मेरे प्यारे 6 करोड़ गुजरात वासियों, जब प्राइम मिनिस्टर बने मेरे 125 करोड़ देशवासी। देख रहे हैं स्टेटमेंट कैसे चेंज हो रहा है। पहले वो सिर्फ किसकी सोचते थे? अपने स्टेट की। अब वो किसकी सोच रहे हैं? अब बताइए थ्योरी चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जब आप किसी प्रदेश के मुखिया थे, बहुत सारे टैक्स आते थे आपके पास, और जब आप देश के मुखिया बनेंगे तो बहुत सारे टैक्स एक टैक्स में बदल जाएगा। तो बताइए नुकसान होगा कि नहीं होगा? इस नुकसान की भरपाई हम देखेंगे इसमें आगे, कैसे कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपकी भरपाई करेंगे जो नुकसान होगा। तो कहने का मतलब मोदी जी ने डिसाइड किया कि मैं देश में क्या लेके आऊंगा? जीएसटी। देखिए साहब, डेट लिखना शुरू करना, ये एग्जाम में जरूर आएंगी बेटा। हाँ, देखिए साहब, मोदी जी ने कहा कि भैया जीएसटी टेबल पर रख दो। कब? 19/12/2014, जीएसटी इन पार्लियामेंट। इस डेट को, ये सब डेट एमसीक्यू में आएंगी इसलिए ट्रू डेट लिखनी है हमें सही सही। 19/12/2014 पार्लियामेंट में रख दिया। पार्लियामेंट आप पूरा लिखने ना, मैंने पार्लिया लिख दिया है, ठीक है ना, जगह कम थी। अब क्या होगा सर? पार्लियामेंट में रखा। जब आप कोई ड्राफ्ट या बिल रखते हो तो सबसे पहले पार्लियामेंट में रखते हो। मैंने आपको बोला था सर कॉन्स्टिट्यूशन में इसके विषय में कुछ नहीं था। 122वां अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या हम 122वां अमेंडमेंट कर रहे हैं? और क्या लेके आएंगे अब? जीएसटी। ओके सर। अब जीएसटी आएगा तो बेटा सबसे पहले कहां रखा जाएगा? लोकसभा में रख दो। ये रखा गया था बेटा 6 मई, लिखते रहना सब, 2015। राज्यसभा में, अब देखो लोकसभा में ये रख दिया था इस डेट को, और इस डेट को इन्होंने क्या कर दिया? ये पास। और यहां पे कब पास हुआ बेटा? 3 अगस्त 2016। 3 अगस्त 2016। 2016। अब बस ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, लिख ली डेट। देखो सर क्या हुआ, 19 दिसंबर को रखा, और लगभग लगभग 6 महीने में इसे कहां से पास करवा दिया? फटाफट पास हो गया। सर 6 महीने क्यों लगे इस पे? तुम्हारे 335 एमपी थे, मेजोरिटी तुम्हारे पास थी, क्योंकि 272 लोगों ने हाँ करनी थी और लॉ बन जाना था। 6 महीने क्यों लगे? बार बार बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास जा रहा था कि इसमें ये चेंज कीजिए, चूंकि 543 एमपी है, सजेशन देंगे। वो सजेशन बार बार आया, और 6 मई 2015 को बीजेपी के सारे एमपी एग्री बोले पास करो भाई, पास हो गया। अब यहां से कहां गया होगा? राज्यसभा से जब ये पास हुआ तो बेटा ये 101वां अमेंडमेंट था। अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर रखा 122 और ये 101 कैसे बन गया? ये तो ऐसा लग रहा है इधर से आलू डाला उधर से सोना निकल गया। नहीं बेटा, इसका भी रीजन है, ये तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। क्या जब 122 रखा था लोकसभा में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में निकलते निकलते 101 क्यों हो गया? सर लोकसभा राज्यसभा में बहुत सारे बिल टेबल पर रखे रहते हैं। कई बार सरकार ये तय करती है कि हमें पहले किसको पास कराना है।
तो लोकसभा में 122 नंबर पे था, इसको फटाफट यहां से निकाला और राज्यसभा में 101 नंबर पे पास करवा दिया, प्रायोरिटी दी और निकाल दिया बात। तो सर अब हमें से क्या बोले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, 122 या 101? 101। बात क्लियर है बच्चे यहां तक? अब देखो असली खेल अब शुरू हुआ है। क्या सर? देखो बेटा, 3 अप्रैल 2016 को इन्होंने बोल दिया। अब जब केंद्र सरकार कोई कानून पूरी इंडिया पे लगाना चाहती है, तो बताइए हर स्टेट का मालिक मुख्यमंत्री, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो होता क्या है, ये कहते हैं कि भैया हमने कानून निकाल दिया, अब तुम अपनी स्टेट में विधानसभा में, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, इसमें पास करवाओ, रेटिफाई करवाओ। कोई संशोधन है बताते हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साहब, सबसे पहले रेटिफाई हुआ सर 12 अगस्त 2016। किसने किया? ये एमसीक्यू में आएगा, आसाम गवर्नमेंट। सर पॉलिटिक्स इसे कहते हैं। 9 दिन बाद सबसे पहले रेटिफाई किस गवर्नमेंट ने किया? आसाम ने। आप बताइए, आसाम और ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, क्या मैं इन्हें कह सकता हूं पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, बताइए। यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सोच के जवाब। एक भिखारी एक गरीब आदमी के घर गया, उससे कहा भाई कुछ दे दे। उसने 10 रुपए का नोट दिया, उसने लेके आ गया। फिर वही भिखारी किसी अमीर आदमी के पास गया, अमीर आदमी ने 10 रुपए दिए, पर वो जो गरीब ने दिया उसे दुआएं दे रहा है, और अमीर ने वही 10 का नोट दिया, उसे गाली दे रहा है। ऐसा क्यों भाई? देख रहे हैं, कह रहे हैं उसकी कैपेसिटी ज्यादा थी तो ज्यादा दे सकता था। मोदी जी ने दिमाग लगाया, इनके 2 एमपी थे बस, और आसाम में सरकार बनवा ली थी उन्होंने। वो तो हमारे अमित शाह स्कूटर लेके निकलते हैं कहीं भी, देखा होगा उनका मीम के अम्मा वहां सरकार बनाने जा रहा हूँ। भाई साहब यहाँ पर पावर थी इनके पास, इन्होंने कहा भाई सबसे पहले पिछड़े स्टेट से निकलवाऊंगा, ताकि ये कह सकूं देखो गरीब आदमी सबसे पहले निकाल रहा है, तुम लोग कर क्या रहे हो। बन गया माहौल, जैसे इस समय राम मंदिर का माहौल बना हुआ है। भाई साहब, मैंने इंडिया में 2 लोग छांटे हैं बस, जो अपना कूड़ा घर है ना अलीपुर बॉर्डर पे, इसको ही सोना का बना के बेच सकते हैं। एक नरेंद्र मोदी जी और एक शाहरुख खान। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जबरदस्त है। देखो भाई साहब, मालदीव ने बोला जोकर, वो बंदा कुछ नहीं किया, बस वहां समुद्र किनारे बैठा, एक स्कूबा डुबकी लगाई, मालदीव डुबा दिया पूरा। देख रहे हो ब्रांडिंग? टाटा ने बोल दिया मैं 2026 तक वही सब तैयार कर दूंगा जो मालदीव में। भाई साहब, जहां मालदीव एयरपोर्ट है, शहर से जब हम पानी पे जाते हैं ना, वो पानी पे पहुंचने के बड़े पैसे हैं। स्टीमर से या जहाज से जाओगे तो बड़े पैसे हैं वहां पहुंचने के। और इतना ज्यादा मालदीव, मालदीव डूब रहा है, संभालो अपने आप को, लक्षद्वीप चमकेगा। और चमक रहा है, लोग जा रहे हैं, फरवरी तक टिकट नहीं है वहां पे, पता है आपको? ना एकोमोडेशन मिल रही, ना टिकट मिल रही फ्लाइट की। तो बच्चे 12 अगस्त को इससे करवाया। अब धीरे धीरे क्या किया, सबने पास करना शुरू किया। बारी आई दिल्ली वाले की। दिल्ली वाला मोदी जी से बिल्कुल ऐसे बैर रखता है, इतना रूठता मनता है जैसे पत्नी हो वो। भाई साहब एक बात बताना आप मुझे, इफ यू आर एन आईआरएस ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, एंड यू डोंट नो जीएसटी, कैन यू इमेजिन? पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। तो मैं नहीं पास होने दूंगा, मैं नहीं पास होने दूंगा, लास्ट में समझ आ गया बेटा मत होने दे पास। तो ये तो समझ गया, पढ़ा लिखा था, समझ गया, पास करा दिया दिल्ली में भी। भाई साहब अब देखो क्या कहानी हुई। 1 जुलाई 2017 क्या हुआ बेटा, ऑल इंडिया लागू हो गया। किसने नहीं दिया पता है? एफ सेप जे एंड के, सॉरी जे एंड एम लिख दिया, जम्मू एंड कश्मीर। भाई साहब यहां पर 8 जुलाई 2017 को एप्लीकेबल हुआ है, यानी आज की डेट में पूरी इंडिया में एप्लीकेबल। आपने शायद पता नहीं वो समय आपका रहा है कि नहीं, लॉ में लिखा होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा पढ़ा आपने कहीं? पता है नहीं पता आपको?
ऐसा क्यों होता था, कुछ आइडिया? एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर क्यों लिखा होता था एक्ट में? इसको एक मिनट में निपटाऊंगा क्योंकि मेरे उससे रिलेटेड नहीं है और ना मैं खान सर की तरह भाई यूपीएससी का टीचर। ध्यान से सुनना। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे हरि सिंह। इंडिया अलग था, पाकिस्तान अलग था और कश्मीर अपनी अलग टपली बजा रहा था, अपनी टपली अपना राग। राजा हरि सिंह का मन था इंडिया में मिलने का, कि मैं इंडिया में विलय करूंगा अपना, कोई बात नहीं। तो इनका सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया की तरफ रहता था, तो इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको लेटर दे दूंगा, आप इंडिया में मिला देना मुझे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इन्हें आर्टिकल 370 दिया गया और उसमें स्पेशल प्रेफरेंस दिया गया कि भाई कोई देश हमसे मिलना चाहता है, अलग देश था, मिलना चाहता है तो थोड़ा इन्हें प्रिविलेज देंगे। अब 370 की जिम्मेदारी किसे दी गई? अब्दुल्ला फैमिली को। नेहरू जी के समय में शेख अब्दुल्ला थे, वहां के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री होता था वहां, और राजा साहब मेन करता धरता सब वही थे, पर प्रधानमंत्री अपना। और इनसे कहा गया कि 370 बनाना है ना, तो तुम बैठ जाओ उनके साथ, सरकार के साथ डाल दो, इसमें बढ़िया बढ़िया पॉइंट इन्होंने डाले। क्या? हमारे यहाँ इलेक्शन 6 साल में एक बार होंगे, जबकि पूरी इंडिया में 5 साल। हमारा झंडा अलग होगा जी, ओके जी। इंडियन फ्लैग को फाड़ेंगे, जलाएंगे, कोई हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हमारे झंडा अलग है, इनका अलग है। अच्छा जी। और सर, कश्मीर की लड़की अगर किसी इंडियन से शादी करेगी तो उसकी नागरिकता कश्मीर की चली जाएगी, हाउएवर शी कैन मैरी विद पाकिस्तान। और बहुत सारे कारण, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकता मतलब कश्मीर में। ये सारे प्रावधान डलवाए गए और हमारे नेहरू जी ने उस समय स्टैंप लगा दी और कर दिया। यार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने टोटल 523 रियासतें होती थी राजा की, मतलब मैं देखो अंदाजा बता रहा हूँ, डोंट टेक इट, और एग्जाम में आना भी नहीं है। 517 रियासतें उस बंदे ने अपने दम पे इंडिया में मिला दी, और नेहरू जी को जरा सा दिया उन्होंने, वहीं पर रायता फैलवा दिया है। कश्मीर डिस्प्यूटेड हो गया। जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो ये बंदा फोन कर रहा है हरी सिंह, अरे मुझे बचाओ नेहरू जी बचाओ। इनके सलाहकार होते थे माउंट बेटन, शायद एक गवर्नमेंट थे, गवर्नर थे। अरे नहीं नहीं, इनसे पहले वो लेटर आना चाहिए, तो साला लेटर पता नहीं कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा यार, रास्ते में लटक गया कहीं। फिर यहाँ पे नेहरू जी थोड़े इमोशनल हुए, उन्होंने भेज दी फौज, लेकिन तब तक आधा कश्मीर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर दिया। दैट्स कॉल्ड पीओके। वो है किसका? हमारा। ठीक है साहब। अब 5 अगस्त ईयर पता नहीं, जब 370 थी, हटा दी उन्होंने। अब इसे हटाने से क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि भाई साहब अब वहां जाके आप भी जगह खरीद सकते हो। मैं जानते हैं जब ये 370 था और कश्मीर की बात थी, तो मैं अपनी मेरी किसी रिकॉर्डिंग में भी हूँ, मैंने कहा सरकार ये क्या करती है यार, वहां पे बम फट जाते हैं, सब हो जाते हैं, कुछ नहीं। मैंने कुछ ना करे बस सरकार 370 हटाए और यूपी और बिहार वालों को सब्सिडाइज रेट पर खरीदने की परमिशन दे जगह। आप देखो ये यूपी बिहार वाले भाई साहब अपनी चप्पल में ताला लगा के सोते हैं सर के नीचे, तो कोई भाई मेरी चप्पल ना चुरा के ले जाए। खिड़की अगर होगी सीट तो खिड़की की सीट नहीं छोड़ने को तैयार, तो मुझे लगता है ये कश्मीर जाने देंगे? भेज दो सबको, बोले भाई 2 लाख की जमीन तुम्हें 1.5 लाख में 50,000 सब्सिडी। भाई साहब मैं गारंटी देता हूँ सारे परेशान हो जाएंगे, आतंकवादी भग जाएंगे वहां से, और पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा। अब देखिए उन्होंने क्या खेल खेला है, मैं बताता हूँ। ये बीजेपी वाले बड़े तेज तर्रार हैं, जानते हैं गवर्नमेंट मतलब पब्लिक की नस जानते हैं। ईमान साहब 2024 में कौन आ रहा है आपके हिसाब से? सब कह रहे हैं ना। मैंने पिछले साल वीडियो में बोला था कि 2024 से पहले ये बंदा पीओ के ले लेगा और अगला इलेक्शन पीओ के दम पे जीतेगा, क्योंकि उस समय राम मंदिर का इतना जलवा नहीं था। अब आप बताओ ये बंदा किस दम पे जीत जाएगा? तो एक मोटिव आगे पहुंच गया, लेकिन इसने खेल खिलाया पता है, जम्मू एंड कश्मीर पीओके के लिए 24 सीट आरक्षित कर दी इलेक्शन में। आप बताओ मनसा क्या है इस बंदे की? लेना बनता है यार।
ठीक है, अभी नहीं लेगा बंदा, क्योंकि अभी मंदिर भगवान जी जिता रहे हैं, आशीर्वाद उनका बढ़ गया है। इसके बाद बंदा ये खेल खेलेगा पक्का, और नहीं छोड़ेगा, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाला, लिखते रखिएगा, पीओ के इंडिया में मिलेगा ही। ठीक है, चलिए सर, अब बात आती है कि जम्मू कश्मीर को जब यार अपनी स्वीकृति देनी ही थी, रेटिफाई करना ही था, तो देवी जी कौन थी इसमें बता देता हूँ। महबूबा, महबूबा वो वाली नहीं, महबूबा मुफ्ती। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस समय जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कोलाबोरेशन से सरकार चल रही थी, महबूबा मुफ्ती। मोदी जी अगर बोलते कि पास कर, दीदी को करना पड़ता कि नहीं करना, मोदी जी ने नहीं किया। ये बंदा बड़ा तेज है, पब्लिक सेंटिमेंट्स को सबसे अच्छे तरीके से समझने वाला बंदा है। इसने कहा एक बात आओ, कोई भी कानून बनाना है देश की 50% से ऊपर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रेटिफाई होकर कानून बन जाएगा। 27 ने पास कर दिया भाई साहब, दीदी बैठी रहो। पर कई बार क्या होता है ना, थोड़े से चुटकी लेके बोलते हैं तो बंगाल के इलेक्शन आ जाते हैं। याद है इन्होंने एक बात क्या बोली, दीदी, ओ दीदी, वो मिर्जा पुज का डायलॉग मारने की कोशिश की, हार गए। अब वो समझ ही गए होंगे क्या बोला है। तो मोदी जी कई बार थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, करता बहुत अच्छा है, पर ये बंदे ने यहाँ पे जैसे ही दीदी और दीदी बोला, विपक्ष को मौका मिल गया, बोले कहना क्या चाहते हो। अब सारे समझ गए, बोले अच्छा, वेस्ट बंगाल की जनता जो है उनके सेंटिमेंट्स जग गए, हमारी दीदी को ऐसे कैसे बोल दिया, खत्म, हार गए वेस्ट बंगाल। क्या, अब महबूबा जी ने क्या किया। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, सोच के जवाब देना। देखो जीएसटी अब वहां भी लग रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, तो लगने के पीछे दो ही कारण होंगे, या तो प्रेशर मोदी जी का, या दीदी की मजबूरी। दो में से एक ही कारण लगा होगा ना। प्रेशर देते तो पहले ही दे देते, इसका मतलब वो बंदा प्रेशर नहीं देना चाहता। वो बंदे को आप, वो बंदा क्या चाहता है, आपको पब्लिक के सामने एक्सपोज करना चाहता है कि तुम्हारा क्या, किस तरीके की सोच है आपकी। उसने क्या किया, बोले छोड़ो दीदी को, 1 जुलाई को होने दो। और देखो 1 जुलाई इसी दिन 2017 को हमारा इंस्टीट्यूट का हैप्पी बर्थडे होता है, और ये बंदा सीना ठोक के, अंबेडकर स्टेडियम था, पता नहीं शायद वही था, उसमें आए थे 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने। चार्टर्ड अकाउंटेंट को करारे करारे जवाब देके गए थे भाई साहब, कह रहे बिकॉज ऑफ यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स माय डिमोनेटाइजेशन कंसेप्ट इज टोटली फेलियर। सोचो तुम्हारे सामने तुम्हारी हैप्पी बर्थडे कहने के लिए हैप्पी बर्थडे ऐसे मना के चला गया बंदा। वहां भी उसने दिमाग चलाया, बोले कितने सी हैं भाई, 3 लाख, स्टूडेंट कितने होंगे, 3 लाख और मान लो, 6 लाख, जिसमें से 20-25% तो वोटर ही नहीं होंगे, तो बनवाते ही नहीं आई कार्ड अपना, बहुत सारे लोग इलेक्शन। उन्होंने ये रिस्क लेते हुए बोल दिया। और जानते हैं, जब तुम्हारे सामने ये बात बोल रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, सेल कंपनी बना के पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, और एक भी चार्टर्ड अकाउंटेंट उठ के नहीं बोला ये बात कि आप ये कैसे बोल रहे हैं मोदी जी। बोलना चाहिए था कि मोदी जी आप दो चार के चलते हम सबको क्यों बदनाम कर रहे हो यार। फिर कुछ दिन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नाराज हुए, बहुत सारे अभी भी नाराज हैं, बनता भी है यार, कोई हमारी बेइज्जती करके जाएगा और हम नहीं है ऐसे, तो बुरा लगता है यार, दिल से बुरा लगता है। राइट, चलिए महबूबा जी की देखिए, अब आपको बताना है मजबूरी है या प्रेशर। ये लो जी, ये हो गया जे एंड के। अब देखता हूं कितने बच्चे समझते हैं इस चीज को। जे एंड के है जी ये। अब जे एंड के का कोई व्यापारी, मान लो जे एंड के बराबर कौन सा, पंजाब है ना, पंजाब से कुछ माल खरीदता है, तनीषा बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ प्लीज, बात पंजाब। अब जे एंड के का कोई व्यापारी पंजाब से माल खरीदता है, जरा बताना वो क्या क्या देगा, आईजीएसटी देगा जी, इंटरेस्टेड है। 100 रुपए का माल था, 18 मान लो ये थी, तो 118 का ऐसे पड़ गया। ध्यान सुनना सर, अब ये माल जेएनके में बेचना है, और जीएसटी नहीं है वहां, तो इसका मतलब पुराना, पुराना है तो क्या है सर, बैट लगेगा। और अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो तो टैक्स है। अब देखो जरा, 18 रुपए जो आपने टैक्स दिए पंजाब सरकार को देके आए,
जेएनके में माल आया, बोलो आया कि नहीं आया? और ये 18 रुपया ऐसा है क्योंकि तुम्हारे यहाँ जीएसटी है नहीं, तुम क्रेडिट ले नहीं पाओगे, तो इसका मतलब तुमने जो माल खरीदा वो 118 का पड़ा तुम्हें, समझो। और 118 पे तुम एक्साइज और बैठ दो, और महंगा हो गया सर। चलो जी, आपने अगर विद इन जेएनके बेचा तो चलो कोई बात नहीं, अब वेट और एक्साइज का थोड़ा थोड़ा क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन मान लो यहां से बाहर बेचना है, तो जरा बताना ये माल यही दोनों लग के बिकेगा। अब मान लो ये कौन खरीदता है बताना जरा, उसके आसपास और कौन? जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। अब ये माल हिमाचल प्रदेश में बेचने हैं तो फिर से इंटरेस्टेड, जरा देखना जे एंड के जब खरीदेगा तो कौन सा टैक्स लेके खरीद रहा है, जिसका कोई क्रेडिट नहीं मिलना, कॉस्ट बन गई। और जब बेचेगा तो एक्साइज और बेट, तो बेटा यहां क्या लग रहा था, तो ये खरीदेंगे नहीं क्योंकि इन्हें क्रेडिट मिलेगा नहीं एक्साइज और बेट का। इसका मतलब जे एंड के कहीं से खरीदेगा, जीएसटी देके खरीदेगा जी, और बेचेगा तो एक्साइज और बेट लगा के बेचेगा। और जो खरीदेगा अब इनसे, वो कह रहा मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, मैं क्यों खरीदूं? बताओ भाई साहब अब क्या होता। जे एंड के का बिजनेस, दीदी को समझ आ गया, लगा दिया भाई साहब, बोले भाई अरे मैं भी आ रही हूं, आ गई। आप देख रहे हो, प्रेशर नहीं दिया बंदे ने, मजबूरी बना दी, मजबूरी बना दिया। ये होना चाहिए आप में दम के, ऐसा कर दो कि सामने वाला मजबूर हो आपके लिए। अब बताओ, अब अगर ये इससे खरीदेगा आईजीएसटी, यहां बेचेगा तो भी क्रेडिट, यहां से बेचेगा तो भी जीएसटी फ्री, ऑल इंडिया फ्री। और इस सबको अब क्या टैगलाइन दी गई, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कानून। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बहन जी ने कहा 13.5% लगाऊंगी, बोले ना बहन जी जो भी टैक्स है आधा आधा, आधा सेंट्रल आधा स्टेट। अच्छा अब बात आती है सर, आप एक बात बताओ, कांग्रेस के जमाने में मोदी जी ने विरोध किया, तो क्या मोदी के जमाने में कांग्रेस ने विरोध नहीं किया? बहुत किया था। और आपको जानकर हैरानी होगी बेटा, राज्यसभा में उस समय एनडीए के पास मेजोरिटी नहीं थी, लोकसभा में थी, राज्यसभा में भी 1 1.5 साल पहले आई है मेजोरिटी। बताओ फिर कैसे पास किया होगा? यानी जो नहीं लिखल तो चीज अलग है, वो तो मैं बोल ही नहीं रहा लिखल की बात। सोचने वाली बात यह है कि भाई साहब जिस चीज का तुमने विरोध किया, और कॉन्सेप्ट किसका था, नहीं वाजपेयी साहब का था, सारी मेहनत किसने की, कांग्रेस ने, मलाई किसने खाई, मोदी सरकार। समझ रहा मेरी बात? तो अब मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, कांग्रेस ने विरोध खूब किया, डट के विरोध किया, भाई नहीं लगने देंगे, राज्यसभा में निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। मोदी जी सोच में पड़ गए, तो भाई साहब ये तो तगड़ा पेच फंस गया, कैसे निकले? अब मैं एक नाम पूछता हूं, क्या कोई जानता है उस नाम को? रॉबर्ट वाड्रा। कौन है? नेशनल जीजा जी हैं वो, ठीक है जी, प्रियंका गांधी के हस्बैंड। उन पे बहुत सारे केस चल, 2014 के इलेक्शन से पहले बीजेपी पल पल उनका नाम लेती थी, जीजा जी जीजा जी जीजा जी। बताओ कितने समय से मीडिया में रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुनने को नहीं मिला है। मैंने बोला है तो सुन रहे हो ना, इससे पहले कब कब सुना था लास्ट? तो सर मैं ज्यादा खुल के तो नहीं बोल सकता, अब आप खुद समझ गए होगे कि क्या हुआ होगा, है ना। लाइफ में एक बात मैं बताता हूँ, मैं भगवान श्री राम को बहुत मानता हूँ और दिल से बहुत सम्मान करता हूँ, पर मैं फॉलो करता हूँ कृष्ण भगवान। बताओ क्यों? मेरा मानना है साम दाम दंड भेद, जो देश के लिए अच्छा है वो करूंगा, ना खाऊंगा। उधर मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी क्या कर रखा है वहां पे, पता होगा आपको, लखनऊ में गोमती रिवर पे एक एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया, कह रहे ना मैंने किया ना मैं करने दूंगा। तो बेटा वो अंडरस्टैंडिंग क्या बैठी होगी वो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, बट आप समझ जाइए। तो ये बंदा ऐसा है, ये साम दाम दंड भेद से कर लेता है। और एक अच्छी बात मुझे इसकी लगती है बंदे की, नीयत साफ है, 17 साल सीएम रहा, मोमेंटो वगैरह मिलते हैं, 25-26 लाख रुपए के बिके थे वो मोमेंटो वहां से जब सीएम हाउस छोड़ा था।
सारे के सारे पैसे सीएम हाउस में जो वर्कर थे उनके आए, बेटियों की शादी के लिए। 10 साल से प्राइम मिनिस्टर है, दम है बंदे में। हम ऐसी पीढ़ी है जिसने देखो कोरोना देख लिया, बाबरी मस्जिद भी गिरी हमारे सामने, जो भी हुआ, राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, भगवान जी का उद्घाटन भी हो, पता नहीं क्या क्या और दिखाएंगे भाई साहब। सब भगवान जी दिखा रहे हैं, मोदी नहीं दिखा रहे, भगवान जी दिखा रहे हैं हमें। ऐसे युग में हमें रखा है भाई साहब। कभी सोचा था हम 3 साल तक घर में बंद रहे? 1 साल तो पर्टिकुलरली बंद रहेंगे घर में भाई साहब, रहे थे, है ना। तो कुल मिला के जीएसटी, अब थोड़ा सा रिकेप कर रहा हूँ, आज की क्लास में ही छोड़ूंगा। क्या टाइम हो रहा है? हाँ, हो गया लगभग टाइम, पता चला नहीं। क्लास यही होती है बेटा जिसमें टाइम ही ना पता चले, ठीक है। और जानते हो मेरा मानना ये है कि जिस चीज को आप एंजॉय करते हो ना, रिजल्ट उसी में आता है। मैं टीचिंग को बहुत एंजॉय करता हूँ, खास करके टैक्स इज माई फर्स्ट लव। सेकंड थर्ड लव पे पारो में, फर्स्ट लव इज माई टैक्स। और जानते हैं मेरे ब्लड में टैक्स आ गया है। मैं दो दो बूंद अगर आप में चढ़ा दूं ना तो चिल्लाओगे टैक्स ही टैक्स। सच बता, मुझे टैक्स से बेहद प्यार है, सही बता रहा हूँ, बेहद प्यार है, होना चाहिए। मेरी जिंदगी टैक्स ने बनाई है तो कैसे नहीं होगा? मेरी पहचान टैक्स है, ठीक है। चलो स्टार्टिंग बताओ हमने कैसे की थी, देखता हूँ कैसे याद है। कॉपी नहीं देखा कोई? हाँ जी सर, 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन आया, पर बना कब? 26 नवंबर 1949। एक एमसीक्यू खत्म। अब आगे सर, आर्टिकल 246 उसका कौन सा शेड्यूल था? कौन कौन सी लिस्ट थी? यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। एग्री? यूनियन में कौन को पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, अब उसमें दोनों। लेकिन किसी बात पे डिस्प्यूट तो कौन रहेगा ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे टैक्स यूनियन लिस्ट में बन सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के सारे उसमें, और बाकी कंबाइंड है तो उसमें आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद, अब इसके बाद क्या किया था हमने? मैंने एक एक बताया। एक्साइज क्या होता है? एक्साइज क्या था? मैन्युफैक्चरिंग, मूवेबल एंड मार्केटेबल, और मेंशन इन सीटा, देन एक्साइजेबल गुड्स, तब ड्यूटी लगेगी। यही था ना बेटा? अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताओ सर, मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या था? चेंज इन नेम, यूज, करेक्टर, पक्का, तो ड्यूटी लगेगी। अच्छा, घर वाले दही पे क्यों नहीं लग रही थी? सर, सर मैन्युफैक्चरिंग थी, मोबाइल मार्केटिंग था, पर मेंशन इन सीटा नहीं था। लेकिन अमूल मस्ती है क्योंकि पैक्ड फॉर्म में। इसके बाद बताओ क्या बोला था मैंने? सर आपने हमें अलग अलग बताया। एक्साइज के बाद फिर आपने सर्विस टैक्स लिया था। आपने बताया कि सर्विस टैक्स के लिए, अच्छा, सर्विस टैक्स से पहले सीएसटी बढ़ाया था। सीएसटी एक्ट में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, अमेंडमेंट। ये एमसीक्यू में आएगा, कौन सी एंट्री? 92 ए। और एक्ट बन गया, एक्ट बन के टैक्स कलेक्ट हुआ, वो भूल जाओ, कहानी थी कि भाई कलेक्ट हो गया, पर ऑर्डिनेंस आया, क्योंकि हम सीएसटी थोड़ा पढ़ रहे हैं, हम तो जीएसटी पढ़ रहे हैं। ठीक है सर। सर सर्विस टैक्स 92 सी। अब देखो यहाँ एमसीक्यू क्या बनेगा, बहुत ध्यान सुनना। सर्विस टैक्स एक्ट लाने के लिए कौन सी एंट्री इंसर्ट की गई? तो 92 सी लिखेंगे, और उसमें देखो 97 भी ऑप्शन होगा, टिक कौन सा करना है? 92 सी। सर्विस टैक्स वसूला गया किस एंट्री के द्वारा? और ये डिफरेंस, दोनों अलग अलग बातें हैं। 97 में रिजिडुअल पावर है गवर्नमेंट की, उसके दम पे इसने वसूला था। लेकिन सर्विस टैक्स लाने के लिए एंट्री कौन सी इंसर्ट की थी? याद हो गया? जी सर। अच्छा, इसके बाद सर्विस टैक्स किस फाइनेंस एक्ट का पार्ट था? 94। पक्का, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना। इसके बाद क्या था सर? सर सेल टैक्स बैक पड़ा, फिर हमने फर्स्ट एरा, सेकंड एरा, थर्ड एरा पे गए। फर्स्ट एरा में क्या था? टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। सेकंड में, अच्छा बताओ, वर्ल्ड में सजेशन किसने दिया था जीएसटी का? डब्ल्यू बी साइमंस। कहाँ के थे वो? ये सब एमसीक्यू के क्वेश्चन है बच्चों। ईयर कौन सा था? 1912, है ना, यही था ना? हाँ सर। लेकिन क्या किसी ने बात मानी? नहीं। सबसे पहले मानने वाला देश, और ईयर, यूरोप कंट्री, इंडिया, 1 मार्च 86, ये याद रखना है। फर्स्ट इट वाज इंसर्ट बाय मॉडबेट,
then it was converted in 2002 by सैनबेट। क्लियर? 2005 में देश में बेट लगा। ठीक है सर। सेकंड एरा में क्या हो रहा था सर? हम एक्साइज में एक्साइज का क्रेडिट दे रहे थे, बेट में बेट का दे रहे थे। थर्ड में क्या हुआ सर? थर्ड इसलिए आया क्योंकि एक्साइज पे बेट लग रहा था, वो कहीं डबल टैक्सेशन पे जा रहा था, इसलिए ऐसा किया गया। तो थर्ड में क्या हुआ? जो सेल वैल्यू है उस पर ही अच्छा, सेंट्रल के सारे टैक्स सीजीएसटी, स्टेट के ऑलमोस्ट टैक्स एसजीएसटी, और इंटर स्टेट आईजीएसटी। अभी मैंने ये नहीं बताया कौन सा टैक्स कहाँ जाता है, वो तो अगली क्लास में लेंगे। ठीक है जी। अच्छा सर, इसके बाद हमने सेकंड थर्ड एरा में चले गए। इसके बाद क्या था बताओ सर? हमें समझ आ गया कि जीएसटी ये हुआ, पर अब जीएसटी आया कैसे? तो सर जॉइंट पावर दी गई 246 ए सेक्शन या आर्टिकल। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 2000 में वाजपेयी सरकार ने, 2004 में विजय केलकर साहब ने सजेस्ट किया, 2006 के बजट में पी चिदम्बरम ने अनाउंस किया कि हम लगाएंगे एक। और क्यों लगाना है? क्योंकि कस्टम हटाना था। और देखिए कस्टम अभी पूरी तरह नहीं हटा, मैं आपको बता दूं, कस्टम भी पढ़ोगे आप फाइनल में। ठीक है जी। अच्छा, फिर 1 अप्रैल 2010 को आना था, लेकिन आया कब? डिफरेंस क्या थे? पॉलिटिकल। फिर बताओ, अपडेट्स देखता हूँ कितनों को याद है। पार्लियामेंट में कब रखा गया था? 19 दिसंबर 2014। पार्लियामेंट इन लोकसभा में पास कब हुआ? 6 मई, 6 मई 2015। क्लियर? राज्यसभा में 3 अगस्त 2000। अच्छा, लोकसभा में 122 में। और फाइनली अब एमसीक्यू में आएगा कि भाई कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो 101 माह। याद हो गया जी। अच्छा, इसके बाद पहले रेटिफाई किसने किया? असम ने। ये एमसीक्यू में आएगा। अब ये नहीं पूछेगा दिल्ली ने कब किया, बच्चा कहां तक पागल हो जाएगा याद करके यार। ठीक है, और लास्ट याद रहेगा जम्मू का 8 जुलाई। रीजन बताया था क्या? कि ना ये कहीं से खरीदते, ना कोई इनसे खरीदने देता, कुछ नहीं होता। ठीक है। तो फाइनली मेरे ख्याल में हमारा सारा हो गया, यहीं तक था बस। और टैगलाइन क्या है? वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, बढ़िया समझ आया। परसों इसे आगे बढ़ाएंगे। कोई भी छुट्टी मत करना क्लास में, इंटरेस्ट डिवाइड बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना? हाँ, ये यहां से। अच्छा कोई नहीं, मैं एक काम करूंगा ना,